नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अक्षय और आप सुन रहे हैं बेस्ट हॉरर पॉडकास्ट हिंदी हॉरर स्टोरीज। कहानी की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। आप में से कई मेरे दोस्त कहानी को तो एंजॉय करते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा मोटिवेशन बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ जाइए। और हाँ, हमारी एक और हॉरर चैनल भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस चैनल को भी सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो आइए ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए सुनते हैं आज की यह कहानी। अगर चाहो तो इसे एक पॉडकास्ट स्क्रिप्ट टेम्पलेट के रूप में भी सेट कर सकता हूं ताकि अगली बार आपको बार बार एडिट ना करना पड़े। इसका किसी भी घटना या किसी भी जगह, स्थान या अन्य कहानियों से कोई संबंध नहीं है। यदि ऐसा होता है तो यह मात्र एक संयोग माना जाएगा। यह कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि इस कहानी को केवल मनोरंजन की दृष्टि से देखें। नोट: भूत या प्रेत के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत से किस्से सुने होंगे, लेकिन देखा किसने है? हालांकि कई लोग यह दावा करते हैं कि उन्होंने भूत देखा है, उनका भूतों से सामना हुआ है। यह भी देखने में आया है कि किसी के शरीर में कोई भूत समा जाता है, जिसे प्रेत बाधा से ग्रस्त व्यक्ति कहा जाता है। भूत प्रेत से जुड़े कई किस्सों और कहानियां हम लोगों ने सुनी हैं। हालांकि भूत प्रेत और आत्माओं के रहस्य से अब तक पर्दा नहीं उठ पाया है। वहीं देश दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स के मुताबिक मरे हुए इंसान की आत्मा उसके शरीर के समाप्त होने के बाद भी जीवित रहती है। यही आत्मा अपने अस्तित्व को अजीबोगरीब ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करती है और इसे ही भूत या प्रेत कहा जाता है। भूत प्रेत को लेकर विभिन्न मान्यताएं और दृष्टिकोण हैं। भूतों पर विश्वास करने वाले लोगों का मानना है कि जिन लोगों की कोई महत्वपूर्ण इच्छा अधूरी रह जाती है या जिनकी असमय मृत्यु हो जाती है, वही लोग भूत बनकर भटकते हैं। ऐसे ही कई किस्से और कहानियां आपने भी बहुत सुनी होंगी, कुछ मनगढ़ंत तो कुछ सच्चाई पर आधारित। मैं भी ऐसी ही एक कहानी लेकर आया हूं जिसे आपके साथ साझा कर रहा हूं। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगी। रात के तकरीबन 2:30 पर गांव का एक आदमी जिसका नाम सरोज था, वह अपने काम से छुट्टी पाकर घर की तरफ जा रहा था। आज उसे घर लौटने में काफी देर हो गई थी। वह अपनी साइकिल, जिसका पिछला पहिया पंचर हो चुका था, धीरे धीरे चलाते हुए घर की ओर बढ़ रहा था। वह गुस्से में बड़बड़ा रहा था, हमेशा मैं ही अपनी साइकिल बनवाता हूं और यह निकम्मी फिर से खराब हो जाती है। आखिर मैं इतने पैसे कहां से लाऊं? बार बार इसे बनवाता हूं, यही मेरी आखिरी उम्मीद है। इतने पैसे भी नहीं हैं कि नई साइकिल खरीद सकूं, इसी से काम चलाना पड़ेगा। रात काफी हो चुकी थी। सुनसान सड़क पर सरोज के अलावा कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। साएं साएं करती हुई हवाएं चल रही थीं और आसपास घना जंगल फैला हुआ था। सन्नाटा इतना कि झिंगुरों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अपनी टूटी हुई साइकिल को लेकर सरोज जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए जंगल के इलाके को पार करने की कोशिश कर रहा था। उसे मालूम था कि इस रास्ते पर खतरा है, लेकिन उसकी मजबूरी थी कि आज इसी रास्ते से आना पड़ा, वरना सरपंच के आदेश का उल्लंघन भला कौन करता। सरोज डर के मारे अपनी टूटी हुई साइकिल के साथ जल्दी जल्दी चलने लगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, जो कि एक औरत की थी। उस औरत ने सरोज से कहा, शहर जा रहे हो क्या? सरोज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके पसीने छूटने लगे थे और वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने लगा। फिर वही आवाज आई, शहर जा रहे हो क्या? इस बार सरोज ने जवाब दिया, नहीं, मैं तो यहीं इसी गांव में रहता हूं और अपने घर जा रहा हूं। इतना कहकर सरोज आगे चलने लगा, लेकिन उस औरत ने फिर वही बात दोहराई, अरे भैया, क्या तू शहर जा रहा है? तो मन्ने भी छोड़ दे। सरोज ने फिर से जवाब दिया, नहीं, मैं शहर नहीं जा रहा हूं, हमारा घर यहीं गांव में ही है, मैं अपने काम से लौटकर घर जा रहा हूं। लेकिन उस औरत ने उसकी बात नहीं सुनी और फिर वही बात कही, अरे भैया, क्या तू शहर जा रहा है? तो मन्ने भी छोड़ दे। इस बार सरोज ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा, क्यों मैं इस रास्ते से आया जबकि सरपंच जी ने सख्त हिदायत दी थी कि रात के अंधेरे में इस रास्ते से कोई ना गुजरे। फिर उसने बिना कुछ कहे अपनी साइकिल के हैंडल को पकड़ा और जितनी तेजी से हो सका आगे बढ़ने लगा। मगर पीछे से उस औरत की आवाजें बार बार आ रही थीं, अरे भैया, क्या तू शहर जा रहा है? तो मन्ने भी छोड़ दे। सरोज अब पूरी तरह डर चुका था। वह मन ही मन यही सोच रहा था कि किसी भी तरह यहां से निकल जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। कुछ दूरी पर पहुंचते ही वह औरत अचानक उसके सामने आ गई। इस बार उसने घूंघट नहीं किया था। सरोज की नजर जब उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने देखा कि उस औरत का चेहरा बेहद डरावना था। उसके चेहरे पर चीर फाड़ के गहरे निशान थे। यह देखकर सरोज कांप उठा।
डर के मारे उसने अपनी साइकिल वहीं छोड़ दी और पैदल ही विपरीत दिशा में भागने लगा। वह भागता गया और काफी दूर पहुंच गया। फिर हांफते हुए पीछे मुड़कर देखा तो उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। सरोज सोचने लगा, आखिर वो औरत गई कहां? कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? इतना सोचते हुए वह डर के मारे धीरे धीरे कदमों से घर की ओर बढ़ने लगा। कुछ देर तक सब शांत रहा, लेकिन तभी अचानक पीछे से किसी ने उसके सिर पर जोर से पत्थर मारा और वह जमीन पर गिर पड़ा। और वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है और तभी उसके चेहरे से वह घूंघट उठ जाता है। जैसे ही उसके चेहरे से घूंघट हटा, सरोज की नजर उसके चेहरे पर पड़ी और वह जोर से चिल्लाया और चिल्लाते हुए भागने लगा, बचाओ बचाओ! लेकिन उसकी कोई भी बात सुनने वाला वहां नहीं होता। और अचानक सरोज का पैर फिसल जाता है और वह मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। और तभी पीछे से किसी ने उसका पैर पकड़कर खींचा और घसीटते हुए जंगल की तरफ ले गया। सरोज की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। राजस्थान के गांव मंडावा में काफी दिनों से दहशत का माहौल बना हुआ था। खबर यह मिल रही थी कि गांव से शहर जाने वाले रास्ते पर, जो कि घने जंगल से होकर गुजरता है, अचानक किसी की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जा रही है। जब यह बात गांव के सरपंच देवनाथ ठाकुर को मालूम हुई तो उन्होंने देर रात उस रास्ते पर किसी भी गांव वाले को गुजरने से मना कर दिया और सख्त हिदायत देते हुए वहां पर एक बड़ा सा बोर्ड लगवा दिया। उस बोर्ड पर लिखा था कि कोई भी इस रास्ते से रात के समय ना गुजरे। मगर फिर भी गांव के कुछ लोग जो शहर कमाने जाते थे, वह वापस लौटते हुए उसी रास्ते का इस्तेमाल करते थे, क्योंकि उस रास्ते से चलकर गांव जल्दी पहुंचा जा सकता था। यह मौत का खेल कई महीनों से चला आ रहा था, जिसका सिर्फ एक ही उपाय गांव वालों को नजर आ रहा था कि उस रास्ते से कोई भी ना गुजरे। इस बात पर सरपंचों की कई बार बैठक हुई, मगर वे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। गांव वालों और सरपंच को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस तरह रहस्यमयी तरीके से लोगों की मौत कैसे हो रही है। आखिर कौन है जो लोगों को उस रास्ते से गुजरने पर ऐतराज जता रहा है। गांव वालों ने इसे भूत प्रेत का मामला समझकर उससे पीछा छुड़ा लिया, मगर किसी ने इस बात की गहराई में जाकर जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और आए दिन किसी न किसी की मौत की खबर सुनने को मिलने लगी। गांव वाले पूरी तरह डरे हुए थे, मगर वे कर भी क्या सकते थे। अपनी सुरक्षा के लिए वे सिर्फ इतना ही कर सकते थे कि शाम होते ही अपने अपने घरों में छुप जाते और तड़के सुबह ही बाहर निकलते। गांव की सुरक्षा के लिए सरपंच ने अपने कई आदमियों को लगा दिया था, जो पूरी रात गांव में पहरा देते थे। अगली सुबह, अरे सरपंच जी, गजब हो गया! भंडारी दौड़ते हुए सरपंच के घर पहुंचा। उस वक्त सरपंच सुबह सुबह हुक्का जलाकर खटिया पर बैठा हुक्का पी रहा था। सरपंच, अरे क्या हुआ? क्यों अपड़ा सिर पीट रहा है? भंडारी, सरपंच जी, हुक्का गुड़गुड़ाना बंद करो और हमारे साथ चलो, आज फिर कुछ अनर्थ हो गया है। इतना सुनते ही सरपंच समझ गया कि बात क्या हो सकती है। वह अपने आदमियों को लेकर तुरंत ही भंडारी के साथ चल पड़ा। भंडारी सरपंच को सीधा सरोज के घर ले गया। वहां जाकर सरपंच ने देखा कि सरोज के घर में तो मातम छाया है। सरोज की पत्नी सुनंदा अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी और गांव की औरतें भी उसके साथ थीं। यह देखकर सरपंच ने सरोज की पत्नी सुनंदा से पूछा, अरे क्या हो गया? काहे इतना भीड़ जमा करके बैठे हो सारे? सुनंदा, सरपंच जी, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरा घर वाला मुझे छोड़कर चला गया। अब मैं इन बच्चों को कैसे पालूंगी? इतना कहते ही सरोज की पत्नी सुनंदा फूट फूट कर रोने लगती है। सरपंच के पूछने पर वह बताती है कि आज सुबह ही सरोज के मालिक के यहाँ से संदेशा आया है कि सरोज कल रात उस शहर जाने वाले जंगल के रास्ते से होकर घर आ रहा था और अभी तक नहीं पहुंचा। बस फिर क्या था? सभी को समझते देर न लगी कि सरोज भी उसी हादसे का शिकार हो गया है, जिसका डर पूरे गांव को कुछ महीनों से सता रहा है। एक और किस्सा अब सरपंच को हिलाकर रख देता है। सरपंच बहुत चिंता में पड़ जाता है कि एक एक करके उसके गांव के लोग मर रहे हैं, मगर वह करता भी तो क्या? इस बात का कोई तोड़ दिखाई नहीं दे रहा था। जहां पूरे गांव वाले दहशत में अपनी जिंदगी काट रहे थे, वहीं दूसरी ओर दो हंसों के जोड़े को इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। अंबा, अरे ओ अंबा, अरे सो गई के? बाहर आ। अंबा पर रे के है, इतनी रात गए परेशान कर रहा है। अंबा ने खिड़की से झांक कर देखा तो सामने भूरे रंग की चादर ओढ़े खड़ा था। अंबा, अरे तू यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? अरे म्हारा बापू देख लेगा तो तन्ने काट कर रख देगा। भूरा, तेरे से एक बार मिलने के लिए तो मैं कटने के लिए भी तैयार हूं छोरी। चल अब जल्दी से आम के बगीचे से होकर शहर वाले रास्ते पर मिल। अंबा, ना, मैं ना आऊं इतनी रात गए। तुझे पता ना है कि इस बखत गांव घर से बाहर निकलना मना सा है। सरपंच के आदमियों ने देख लिया तो सजा मिलेगी और कहीं वो भूतनी ने देख लिया थे। ना बाबा ना, मैं ना आ रू, तू जा। भूरा, अरे बावली तू घनी डरपोक है। मैं हूं ना, कुछ ना होने दूंगा। चल आ जल्दी। अंबा,
अच्छा ठीक सा, तू रुक, मैं अभी आई। अंबा गांव के बड़े जमींदार गोरखनाथ की दूसरी बेटी थी। वो गांव के ठाकुर भैरव सिंह के इकलौते बेटे भूरा से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, यह जानते हुए भी कि उनकी शादी कभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जमींदार गोरखनाथ और ठाकुर भैरव सिंह एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। इनकी दुश्मनी की कहानी कुछ इस तरह थी। जब भैरव ठाकुर और गोरखनाथ छोटे थे, तब इनके पिता ने जमीन के सिलसिले में दुश्मनी कर ली थी। एक ने जमीन दी नहीं और दूसरे ने जमीन छोड़ी नहीं। इस तरह यह विवाद सालों तक चलता रहा और आज भी यह अनबन चालू है। बस यही कारण है कि दोनों में आपस में नहीं बनती, और इस दुश्मनी को और हवा दी भूरा और अंबा के धधकते प्रेम ने। अंबा आधी रात को भूरा से मिलने शहर वाले रास्ते पर चली गई। प्यार के खुमार में दोनों यह भूल गए कि वहां जाना मना है। दोनों एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठ गए। अंबा, तू म्हारे को ये बता, तू कब करेगा हमारी शादी की बात बापू से? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। या तो तू शादी की बात कर या म्हारे को हमेशा के लिए भूल जा। भूरा, ये क्या कह रही है तू? मैं तेरे बिना ना रह सकूं हूं। ऐसी बातें मत कर। अंबा, तो क्या करूं? तू ही बता। इतना इंतजार मैं ना कर सकती। भूरा, अरे पगली, तू तो अच्छे से जानती है कि तेरा बापू म्हारे को फूटी आंख भी ना देखना चाहे है। वो हमारा लगन कभी जीवन में ना करवावेगा। अंबा, तू कोशिश तो करके देख एक बार। पहले ही हार मान जाता सै। रात के तकरीबन 2:30 बज रहे थे। अंबा और भूरा दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे बातें कर रहे थे कि तभी अचानक जोरों की हवा चलने लगी। यह हवा इतनी तेज थी कि आसपास के पेड़ों के पत्ते टूटकर जमीन पर गिरने लगे। अंधेरी काली रात और यह तेज हवा मिलकर एक अजीब डरावना मंजर बना रहे थे। भूरा, अचानक यह हवा कैसे चलने लगी? अब तक तो सब ठीक था। अंबा, म्हारे को लगता है कि अब हमें घर को निकलना चाहिए। बहुत देर हो गई। बाबू की नींद अगर टूट गई तो थारी हड्डियां भी टूट जावेगी। और तो और म्हारे को डर भी लगे से। चल अब घर चल। अंबा के कहने पर भूरा उसका हाथ पकड़ता है और दोनों गांव की ओर चल पड़ते हैं। अंधेरी रात में भूरा टॉर्च की रोशनी से अंबा को लेकर जंगल के रास्ते घर की ओर आ रहा था। बादलों की गड़गड़ाहट और सूखे पत्तों की आवाज जब उनके कानों में पड़ रही थी, तब दोनों की हालत देखने लायक थी। सरपंच की सख्त हिदायत के बावजूद दोनों गांव से बाहर शहर वाली सड़क पर निकल पड़े थे। इस बात का डर उन्हें और भयभीत कर रहा था। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस जंगल के रास्ते पर चलते चले जा रहे थे कि अचानक उन्हें पायल की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर दोनों एकदम से रुक गए। पीछे मुड़कर देखा तो वहां दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों ने सोचा कि शायद तेज तूफान और सूखे पत्तों की आवाज की वजह से ऐसा लग रहा है। यह सोचकर वे फिर से आगे बढ़ने लगे। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, उन्हें फिर वही पायल की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पायल पहनकर उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा हो। वे दोनों फिर एकदम से रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं, मगर उन्हें फिर कोई दिखाई नहीं देता। इस बार वे दोनों एकदम से डर जाते हैं। अंबा घबराते हुए भूरा से कहती है, भूरा जल्दी चल यहाँ से। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भूरा, हाँ बस हम पहुंचने वाले हैं, तू डर मत, मैं हूं ना। इतना कहकर दोनों आगे चलने लगते हैं। तभी अचानक अंबा का पैर फिसलता है और वह गिर पड़ती है। भूरा, अंबा संभल के, देखकर चल, रास्ते में बड़े बड़े पत्थर और कंकड़ हैं। गिरने की वजह से अंबा के पैरों में गहरी चोट आ जाती है और वह जोर जोर से कराहने लगती है। अंबा, मैं चल नहीं पा रही हूँ। भूरा, कोशिश करो, बस थोड़ी दूर पर ही हमारा घर है, हम पहुंचने ही वाले हैं। लाख कोशिशों के बाद भी अंबा अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाती, तो भूरा उसे गोद में उठा लेता है और फिर चलने लगता है। कुछ दूर चलते ही भूरा के पैर भी फिसल जाते हैं और वह अंबा को लेकर जमीन पर गिर जाता है। दोनों को बहुत गहरी चोट लगती है। दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। अंबा अपने पैरों को सहला रही होती है कि तभी उसकी नजर अपने सामने खड़ी एक औरत पर पड़ती है, जो कि घूंघट में होती है। अंबा उसे अचानक सामने देखकर चौंक जाती है। वह उस भयानक औरत को देखकर कुछ सोच भी नहीं पाती कि तभी कुछ देर तक वह औरत कुछ नहीं बोलती, बस उसे एकटक निहारती रहती है। तभी जोरों की हवा चलती है और उस औरत के चेहरे से घूंघट उठ जाता है। जैसे ही उसका चेहरा दिखता है, अंबा चिल्ला उठती है, भूरा क्या हुआ, क्या हुआ? अंबा अंबा डर के मारे भूरा से लिपट जाती है और कहती है, भूरा, वो डरावनी औरत। भूरा, कौन सी औरत, कहाँ है? अंबा, तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? वो यहीं तो है ये। अंबा अपनी आंखें खोलती है और जैसे ही सामने देखती है, वहां कोई नहीं होता। अंबा, अरे कहाँ गई? अभी तो यहीं थी। भूरा, तू डर मत, मेरे साथ चल। इधर अंबा और भूरा जंगल में फंस गए थे, जहां उनके साथ अजीब और गरीब हादसे हो रहे थे। वहीं दूसरी ओर अंबा के पिता की नींद टूट जाती है और वह अंबा से पानी मांगने के लिए चिल्लाते हैं, गोरखनाथ, अरे अंबा, अंबा,
अरे कहाँ मर गई, जरा म्हारे को पानी पिला दे, बड़ी प्यास लग रही है। मगर अम्बा घर में हो तो सुने। गोरखनाथ ने कई आवाजें लगाई, मगर सामने से कोई जवाब न आने की वजह से इस बार वह खुद उठकर अम्बा को देखने उसके कमरे में जाते हैं। वहां अम्बा दिखाई नहीं देती। फिर क्या, गोरखनाथ ने सारा घर छान मारा और अपनी पत्नी मंत्रा को भी जगाया। गोरखनाथ, अरे बावली, सब कुछ बेचकर सो गई है क्या? अपनी छोरी घर से लापता है और तुझे खबर तक नहीं है। मंत्रा, अरे क्यों थक रहे हो? यही कहीं होगी। इतनी रात गए कहाँ जाएगी? गुसलखाने गई होगी। रुको मैं देख के आती हूँ। मंत्रा इतना कहकर गुसलखाने में अम्बा को ढूंढने चली जाती है और पूरे घर में भी उसे तलाशती है, मगर अम्बा कहीं भी दिखाई नहीं देती। यह जानकर मंत्रा बहुत घबरा जाती है और गोरखनाथ से कहती है, अरे सुनते हो, अम्बा तो सच में पूरे घर में कहीं नहीं है। न जाने कहाँ चली गई, इतनी रात गए। यहाँ अम्बा के माता पिता उसे पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए थे और वहां दूसरी ओर अम्बा और भूरा जंगल में फंसे हुए थे। अम्बा जैसे ही उठकर चलने की कोशिश करती है, उसके सामने अचानक फिर से वही औरत दिखाई देती है और इस बार अम्बा उसे देखकर एकदम चौंक जाती है। उसी जगह जैसे उसके पैर जम गए हों, वह बिल्कुल स्तब्ध हो जाती है। यह देखकर भूरा अम्बा से भागने के लिए कहता है, मगर अम्बा वहां से तनिक भी नहीं हिलती। तब भूरा वहां से भागकर कुछ दूर आकर खड़ा हो जाता है, मगर उसका दिल अम्बा को छोड़कर जाने को तैयार नहीं होता। लेकिन करे भी तो क्या, अम्बा वहीं पर जैसे जम गई थी। ना ही वह उस औरत को छोड़कर जा रही थी और ना ही उसे देखकर डर रही थी, मानो जैसे उसने किसी अपने को देख लिया हो। बस उसकी आंखों में आंसू ही आंसू थे। भूरा वहां से भाग निकला, यह सोचकर कि जिंदगी रहेगी तो फिर अम्बा से मुलाकात होगी। अब इसे भूरा की लाचारी समझें या गद्दारी, भूरा वहां से अम्बा को छोड़कर भाग निकला। देखते ही देखते सुबह हो गई। भूरा को पूरी रात नींद नहीं आई, यह सोचकर कि अम्बा जिंदा भी है या मर गई। वह सुबह होते ही तकरीबन 7:30 बजे अम्बा के घर की ओर उसे देखने के लिए चला जाता है और वहां जाकर वह देखता है कि अम्बा अपने घर की बालकनी में खामोश बैठी है। उसे सही सलामत देखकर भूरा के जान में जान आई और वह अपनी करनी पर शर्मिंदा भी हुआ कि कैसे वह अम्बा को मुसीबत में छोड़कर भाग आया। मगर अम्बा से मिलकर बात तो करनी ही थी। भूरा, यही मौका है, मैं अम्बा से बात करता हूं और उससे माफी भी मांगूंगा। यही सोचकर भूरा अम्बा के करीब जाता है। मौका देखकर जब आसपास कोई नहीं होता, भूरा अम्बा से मिलता है और कहता है, मुझे माफ कर दे अम्बा, मैं बिल्कुल डर गया था, इसलिए तुझे छोड़कर चला आया। लेकिन तू भी थी कि बिल्कुल वहां जम गई थी, पता नहीं तुझे क्या हो गया था। भूरा अम्बा से कुछ और कह पाता, इससे पहले ही अम्बा ने उसकी तरफ पलट कर देखा और बिना कुछ कहे बस वहां से उठी और भीतर चली गई। अम्बा का यह बर्ताव देखकर भूरा अचंभित हुआ और मन ही मन यह सोचने लगा कि अम्बा बहुत ज्यादा नाराज है, शायद इसलिए उसने कोई बात भी नहीं की। मगर कहीं ना कहीं भूरा के मन में यह भी आ रहा था कि आज से पहले तो अम्बा ने ऐसा बर्ताव कभी नहीं किया। भूरा को संदेह होता है कि अम्बा के साथ जरूर कुछ न कुछ हुआ है, इसलिए वह ऐसा कर रही है। मगर उस समय भूरा वहां से वापस चला जाता है, लेकिन उसके मन में यह बात घर कर जाती है और वह सच जानने के लिए बेचैन हो उठता है। उस वक्त तो भूरा वहां से लौट आया, मगर बात तो कुछ और ही थी। कहानी तो अभी शुरू हुई थी। भूरा ने अम्बा की मां मंत्रा से पूछा, भूरा, मां जी, कहीं बापूसा ने अम्बा को उस रात ज्यादा डांटा तो नहीं? अम्बा की मां मंत्रा, अरे डांटने का मौका मिले तब ना। अम्बा के बापू बहुत ही गुस्से में बाहर चबूतरे पर बैठकर अम्बा का इंतजार कर रहे थे। सोचा था कि आएगी तो खूब फटकार लगाएंगे, मगर जब अम्बा आई तो वो खुद ही अपने बापू के पैरों पर गिरकर रोते हुए माफी मांगने लगी, ऐसे जैसे उससे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। अब तू तो जानता है कि एक छोरी को हम पहले ही खो चुके हैं, अब एक अम्बा ही है हमारे जीवन का एकमात्र सहारा, हम उसे कभी दुखी नहीं देख सकते। बस फिर क्या था, अम्बा के बापूसा ने उसे माफ कर दिया। अम्बा की मां मंत्रा ने बड़े ही दुखी मन से चंपा की बात बोलते हुए रो दिया। यह देखकर भूरा की आंखों में भी आंसू आ गए और वह बोला, हाँ मांझी सा, तू ठीक कह रही है। जब से चंपा हमें छोड़कर चली गई, मुझे भी उसकी बहुत याद आती है। हम दोनों साथ में आम के बाग में आम चुराने जाते थे और दूसरों के खेत से गन्ना भी चुरा लेते थे। कुछ रोज बीत जाने के बाद भूरा ने अम्बा की मां से पूछा, मां जी, अम्बा को कुछ दिनों से हुआ क्या है? वो बहकी बहकी हरकतें कर रही है और मुझे पहचानने से इनकार कर रही है। अम्बा की मां, अरे हम भी उसकी ऐसी हरकतों से परेशान हैं। उस रात से ही इसकी ऐसी हालत हो गई है, ये हम सबसे भी बात नहीं कर रही है। इतनी बात करके भूरा वहां से चला गया। अगली सुबह तड़के ही पुलिस की गाड़ी आकर सरोज के घर के पास रुकती है। उस गाड़ी से दरोगा जी उतरते हैं और नजर घुमाकर इधर उधर देखते हैं, फिर अपने मुंह में चबा रहे पान को थूकते हुए कहते हैं, अरे जाओ, सरोज की लुगाई को बुलाओ और कहो दरोगा साहब आए हैं। उनके आदेश का पालन करते हुए हवालदार ने सरोज के दरवाजे पर दस्तक दी। खक खट खट
की आवाज सुनकर सरोज की पत्नी ने दरवाजा खोला। अरे आप? सरोज की पत्नी ने हवालदार से पूछा। हवालदार, दरोगा साहब थारे से मिलने आए हैं। सरोज की पत्नी जल्दी जल्दी एक लंबा घूंघट करती है और दरोगा के पास जाती है, जो अपनी जीप में बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। उसे देखकर दरोगा ठंडी सांस भरता है और अपनी आंखों पर पहने हुए काले चश्मे को उतार कर कहता है, क्या आप सरोज की पत्नी हैं? यह सुनकर सरोज की पत्नी कहती है, जी हां दरोगा साहब, मैं ही उनकी पत्नी हूं। दरोगा, बुम्बशुब्बा मोरशाम बेब का निना दे दी गए। जिस जगह पर सरोज की मौत हुई वहां से हमें उसके कुछ सामान बरामद हुए हैं, वही देने आया हूं। देख लो और पहचानो कि वो तुम्हारे सरोज के ही हैं या किसी और के। सरोज की पत्नी रोते हुए कहती है, अब वे हैं ही नहीं तो मैं उनके कपड़ों और सामान का क्या करूंगी दरोगा साहब। और वह जोर जोर से रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर में लाला भी वहां पहुंचा। दरोगा, अभी तक कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह पता चल सके कि किसने उसे मारा है। तुमको किसी पर शक है तो बताओ। इतने में लाला ने कहा, इस सरोज की मौत की इतनी जांच करने की क्या जरूरत है? ये कोई सेठ है क्या? मर गया तो मर गया। लाला गांव का बनिया, जिसकी राशन की दुकान से पूरे गांव का सामान आता था। वह एक नंबर का कंजूस और चोर था। लोगों से पैसे भी लेता और सामान भी कम तोलता था। और तो और पूरे गांव की बुराई और इधर उधर की बातें करना तो उसे बखूबी आता था। जैसे ही उसने दरोगा साहब को देखा तो झट से उनके पैरों पर गिर गया। लाला, अरे अरे दरोगा साहब, आप हमारे गांव में पहली बार आए, हम तो धन्य हो गए। दरोगा, तुम कौन हो? लाला हाथ जोड़कर और दांत दिखाते हुए कहता है, अरे दरोगा साहब, मुझे तो सारा गांव जानता है। मैं लाला हूं, यही मेरी छोटी सी किराने की दुकान है। दरोगा, सरोज की मौत की जांच पर तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? कहीं तुमने ही तो नहीं? दरोगा ने इतना ही बोला था कि लाला घबरा गया और बोला, अरे दरोगा साहब, ये आप क्या कह रहे हो? मैं भला उसे क्यों मारूंगा? अरे राम 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 राम, ऐसा मैं ना कर सकूं हूं। मेरे को क्या पड़ी है इस भिखारी को मारने की? यह तो अपनी मौत से मरा होगा। और दरोगा से चुपके से बुदबुदाता है, अरे दरोगा साहब, यह शराब बहुत पीता था, नशे में धुत रहा होगा और कहीं गिरकर मर गया होगा। इसकी इतनी जांच करके आप अपना समय खोटा कर रहे हैं। दरोगा लाला को कुछ कह पाता कि तभी सरपंच सा वहां आ पहुंचे। सरपंच देवनाथ ठाकुर। अरे दरोगा साहब, आप बताइए कैसे आना हुआ हमारे गांव में? क्या फिर से कोई बात हो गई है? दरोगा साहब ने भी हाथ जोड़कर सरपंच को नमस्कार किया और कहा, सरपंच साहब, मैं वीरेंद्र सिंह यहाँ का नया दरोगा हूँ। बस सरोज की मौत के केस पर काम कर रहा हूँ। जो पहले दरोगा थे उनका तबादला हो गया है और अब इस केस की जिम्मेदारी मुझे मिली है। सरपंच सा ने कहा, मैं जानता हूँ वीरेंद्र सिंह जी, आप हमारे गांव के थाने में नए आए हैं, आपका हमारे गांव में स्वागत है। दरोगा ने सरपंच से पूछा, सरपंच सा, क्या लगता है आपको ये जो एक के बाद एक मौतें हो रही हैं उसका जिम्मेदार कौन हो सकता है? यह सब कौन कर रहा है और वो चाहता क्या है? क्या आपको किसी पर शक है? सरपंच सा ने उत्तर दिया, दरोगा जी, गांव के सभी लोग मेरे लिए परिवार जैसे हैं। मैं किस पर इल्जाम लगाऊं, किस पर शक करूं? और यह किस्सा महीनों से चल रहा है। इस तरह से मौतें हो रही हैं कि हम सब बहुत परेशान हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। गांव के कुछ लोग हैं जो इन सब मौतों के लिए भूत प्रेत और जादू टोने को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। अब सच्चाई कितनी है यह तो आप ही पता लगा सकते हैं। दरोगा साहब। जी सरपंच साहब, अच्छा हमें इजाजत दीजिए, हम फिर आएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इस केस को जल्द से जल्द सुलझा लें ताकि आगे और किसी की मौत ना हो पाए। इन सब के पीछे जिसका भी हाथ है उसे मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर दरोगा अपने काले चश्मे पहन लेते हैं और अपनी गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। दरोगा की बातों से सरपंच देवनाथ ठाकुर को थोड़ी तसल्ली जरूर मिलती है, मगर उसका डर खत्म नहीं होता और पूरे गांव में अभी भी दहशत का माहौल कायम था। अगले दिन सुबह गांव के चौपाल पर पंचों की बैठक हुई और इस पंचायत का कारण था गांव में सदियों से हो रही घड़घोर की पूजा। दरअसल घड़घोर के उत्सव में गांव के सारे लोग सज धज कर आते हैं। गांव की औरतें नए नए कपड़े और गहने पहनकर चांद की पूजा करती हैं। उस दिन कलश यात्रा भी निकाली जाती है। गांव के बहुत बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं और घड़घोर की पूजा में एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है जहां बच्चे बूढ़े जवान सभी इसका लुत्फ उठाते हैं। मगर इस साल इस पूजा को लेकर गांव वाले बहुत घबरा रहे थे और सभी मिलकर सरपंच के पास पहुंच गए। गांव के लोगों ने सरपंच से कहा, सरपंच सा, इस साल घड़घोर की पूजा ना हो तो बेहतर है। हम नहीं चाहते कि इस उत्सव में किसी की जान चली जाए। गांव का माहौल ऐसा है और इस हालत में हम त्योहार कैसे मना सकते हैं।
लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना था, यह पूजा करना बहुत जरूरी है। इस पूजा में हमारे देवी देवताओं की आराधना होती है। अगर वे नाराज हो गए तो हमारी जिंदगी बद से बदतर हो जाएगी, और हर साल यह पूजा करना जरूरी होता है। गांव के दोनों पक्षों की बात पर कोई ठोस निर्णय नहीं हो पा रहा था, इसलिए सरपंच ने एक बैठक बुलाई जिसमें सभी ने राय मशवरा किया। क्या होगा आगे, यह जानने के लिए पढ़ें मेरी पूरी कहानी। अंबा। गणगौर की पूजा सदियों से गांव वाले बहुत ही धूमधाम से मनाते आए हैं, मगर इस साल गांव वालों को घड़घोर आने का इंतजार नहीं बल्कि दुख हो रहा था। सभी बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे कि इस साल अगर गणगौर की पूजा हुई तो आखिर कैसे होगी, क्योंकि इस पूजा में बहुत बड़ा मेला लगाया जाता है और कलश यात्रा भी निकलती है। यह सब रात के समय करना बहुत ही मुश्किल होगा। जहां पर कुछ महीनों से गांव वाले सांझ ढलते ही अपने अपने घरों का दरवाजा बंद करके घरों में छुप जाते हैं, वहां पर गणगौर की पूजा के लिए रात में कैसे निकलेंगे। इसी बात पर सलाह मशवरा करने के लिए पूरे गांव वाले एकजुट होकर सरपंच जी के पास गए, और जब सरपंच जी से इसके बारे में बात की गई तो उन्हें भी इस बात की पहले से ही चिंता थी। उन्होंने अपनी चिंता जताते हुए कहा, मैं भी जानता हूं कि इस बार यह पूजा करना कितना कठिन होगा, मगर रीति रिवाज की माने तो गणगौर की पूजा करना अनिवार्य भी है। लेकिन मैं इस बात पर अकेले फैसला नहीं कर सकता, इसलिए हमें पंचों की मदद लेनी होगी, और जो सबकी मर्जी होगी वही होगा। तब अगली सुबह सरपंच जी ने गांव की चौपाल पर पंचों की बैठक करने की सहमति दी और सभी गांव वालों को उसमें शामिल होने को कहा। सरपंच देवनाथ ठाकुर ने भंडारी से कहा, भंडारी, जाओ जाकर पंचों को संदेशा दे दो कि कल गांव के चौपाल पर सभी पंच पधारें और पूरे गांव वाले भी इसमें शामिल हों। वहीं इस बात का फैसला होगा कि इस बार गणगौर की पूजा होगी या नहीं। जैसा कि सरपंच सा ने कहा था, भंडारी ने वैसा ही किया। उसने सबसे पहले जाकर पंचों को बुलाया, जिनमें खुद सरपंच सा के अलावा 4 लोग और थे। उनके नाम हैं गोरखनाथ जमींदार, अंबा के पिता, भैरव सिंह, भूरा के पिता, गांव के पूर्व सरपंच भोला ठाकुर और गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति मोती बाबा। अगली सुबह निर्धारित समय पर सभी गांव वाले चौपाल पर एकत्रित हो गए और सभा शुरू हुई। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि यह मेला नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें जान का खतरा है, कुछ भी हो सकता है। मगर कुछ लोगों ने यह भी कहा कि यह हमारे रीति रिवाज के खिलाफ होगा। हम डर की वजह से इतना बड़ा त्योहार और पूजा करने से इनकार नहीं कर सकते। अगर ऐसा हुआ तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेंगे और शायद हमें दंड भी दे सकते हैं। गांव पर किसी प्रकार की विपदा भी आ सकती है। सरपंच सा, आप लोगों की क्या राय है पंचों? हमारे समझ में तो कुछ ना आ रहा है। एक तरफ लोगों की जान का खतरा है और दूसरी तरफ हमारे संस्कार। कुछ देर तक तो सभी मौन रहे। इससे पहले कि सरपंच कुछ कह पाते, अचानक दरोगा साहब की गाड़ी चौपाल पर आकर रुकती है और दरोगा साहब गाड़ी से उतरकर सरपंचों के बीच पहुंच जाते हैं। इतनी भीड़ भाड़ देखकर दरोगा साहब ने पूछा, क्या बात है? गांव में फिर से कोई हादसा हो गया है क्या? इतनी भीड़ क्यों जमा है? उनकी बात सुनकर सरपंच सा ने कहा, अरे आइए दरोगा साहब, बहुत ही सही समय पर आए हैं। हम तो असमंजस में पड़े हैं, आप ही आकर हमारी परेशानी का हल कर दीजिए। सरपंच की बात सुनकर दरोगा जी ने कहा, जी बताइए सरपंच साहब, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? वैसे तो मैं आया था सरोज की मौत की तहकीकात करने, मगर यहाँ आकर देखा तो इतनी भीड़ जमा है। आखिर बात क्या है? सरपंच साहब ने दरोगा साहब को सारी बात विस्तार से बताई। दरोगा साहब ने सरपंच से कहा, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें सरपंच साहब, मैं हूं ना। आप लोग बेफिक्र होकर गणगौर की पूजा कीजिए जैसे हर साल करते हैं। कलश यात्रा भी निकलेगी और मेला भी लगेगा। आप लोग निश्चिंत रहें। मैं अपनी पुलिस फोर्स को चारों तरफ तैनात कर दूंगा और हम कड़ी नजर रखेंगे। जो कोई भी गांव वालों को जान से मारने का प्लान कर रहा होगा, हम उसे आसानी से पकड़ लेंगे। और गणगौर की पूजा तो मेरे लिए एक मौका है, इसी बीच में कातिल पकड़ा जा सकता है। दरोगा साहब की बात सुनकर सरपंच सा बहुत खुश हुए और उन्होंने झट से हामी भर दी और पूरे गांव वालों को भी गणगौर की पूजा करने की इजाजत दे दी। कुछ गांव वाले तो बहुत खुश थे, मगर कुछ के दिल में अब भी डर समाया हुआ था। हालांकि दरोगा साहब की बातों ने थोड़ा भरोसा और तसल्ली जरूर दी थी। गणगौर के मेले की बात सुनकर अधिकतर लोग उत्साहित थे और सबसे ज्यादा खुश थीं अंबा की सहेलियां शबाना, मीठी और मोती। वे ये खुशखबरी अंबा तक पहुंचाने के लिए उसके घर पहुंच गईं। तीनों अंबा के घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगीं और आवाज लगाने लगीं, अंबा अंबा दरवाजा खोल। उनकी आवाज सुनकर अंबा की मां मंत्रा दरवाजा खोलती हैं और उन्हें देखकर बहुत खुश होती हैं। मंत्रा, अरे तुम लोग, क्या बात है, इतनी खुश नजर आ रही हो? मोती ने कहा, हाँ माँ जी साहब, खुश क्यों ना हो। आपको पता है सरपंच की बैठक में क्या फैसला हुआ? मंत्रा ने मुंह बनाते हुए कहा, अरे हाँ,
आज तो गणगौर की पूजा के लिए चौपाल पर बैठक होनी थी, पर तुम्हारी तबीयत थोड़ी नासाज थी, इसलिए मैं आ ना सकी। क्या फैसला हुआ? मोती, हाँ माँ जी सर, फैसला हो गया। पूजा होगी, इसीलिए तो हम लोग इतने खुश हैं और अम्बा को ये खुशखबरी सुनाने आए हैं। आप है पैसा बते हैं कि हम सब साथ मिलकर मेला घूमने चलेंगे और गणगौर की पूजा भी करेंगे। मंत्रा, कहाँ है अम्बा? दिखाई नहीं दे रही। तीनों ने नजर घुमाकर घर के अंदर देखा, मगर अम्बा कहीं भी दिखाई नहीं दी। मंत्रा, अरे वह अपने कमरे में सो रही है। उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैंने उसे गर्म दूध में हल्दी मिलाकर दी। अब वो पीकर आराम कर रही है। जाओ, तुम तीनों उसके कमरे में ही चली जाओ और यह खुशखबरी सुनाओ। क्या पता यह सुनकर उसकी तबीयत ठीक हो जाए। तीनों उछलती हुई अम्बा के कमरे में चली गई। अंदर जाकर देखा तो अम्बा खिड़की के पास बैठी बाहर की ओर देख रही थी। यह देख शबाना ने अम्बा का हाथ पकड़कर उसे खिड़की से उठाया और घुमाने लगी। फिर बोली, अरे अम्बा, तू खिड़की पर बैठी क्या झांक रही है बाहर? चल चल, जल्दी से तैयारी कर ले। सोच, मेले में क्या पहनकर जाना है। अम्बा शबाना की बात सुनकर उसकी ओर देखती है और बुझी हुई आवाज में पूछती है, कैसा मेला? तीनों सहेलियां यह सुनकर चौंक गईं। क्या अम्बा मेला भूल गई? फिर भी शबाना ने समझाते हुए कहा, अरे वही मेला जिसका हमें पूरे 1 साल से इंतजार था, गणगौर का मेला, जो इस बार भी लगेगा। सरपंचों की बैठक में फैसला हो चुका है। अब हम मेले घूमने की तैयारी करेंगे। चल तू भी सोच ले, कौन सा घाघरा पहनकर जाएगी? यह सुनकर भी अम्बा ने कोई खुशी नहीं जताई और धीमे स्वर में बोली, नहीं, मैं नहीं जा रही, तुम लोग चले जाओ। यह सुनकर तीनों सहेलियों के तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। अम्बा, और मेला नहीं जाएगी? हर साल तो वो मेले में जाने के लिए महीनों पहले से तैयारी शुरू कर देती थी। हर दिन मेला 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 किया करती थी और सबसे पहले तैयार होकर मेले में जाती थी। ये वही अम्बा है जो अब मेले में जाने से इनकार कर रही है। तीनों को अम्बा बहुत ही अजीब दिखाई देती है। वे बिल्कुल समझ नहीं पा रही थीं कि आखिर इसे हुआ क्या है। यह तो कभी भी इस तरह से बर्ताव नहीं करती थी। फिर अचानक मोती ने कहा, ओह अच्छा, तो ये बात है। भूरा नहीं जा रहा होगा मेले में इस बार, इसलिए हमारी अम्बा भी नहीं जा रही है ना अम्बा? यह कहकर तीनों हंसने लगती हैं, मगर इस मजाक का भी अम्बा पर कोई असर नहीं होता और वह शांत खिड़की के पास बैठी रहती है। यह देखकर तीनों झुंझला जाती हैं और कहती हैं, ठीक है, तू यहीं बैठी रह, मत जाना मेले में। हम तो चलेंगे, मगर याद रखना अम्बा, तेरे कहने पर भी हम फिर कहीं नहीं जाएंगे। अगर तू मेले में न चली तो। तीनों वहां से जाने लगती हैं। तभी अम्बा को कुछ सुध आती है और वह मोती का हाथ पकड़ लेती है। उसका हाथ पकड़कर कहती है, अरे नहीं, मैं भी चलूंगी ना, क्यों नाराज हो रही हो तुम तीनों? यह सुनकर तीनों सहेलियों के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वे अम्बा को कस के गले लगा लेती हैं। अम्बा, हम जानते थे कि तू जरूर चलेगी। यह हुई ना बात हमारी शेरनी। अब सिर्फ 3 दिन बाकी हैं। मैं तो चली अपना घाघरा सिलवाने, तू भी अच्छा सा कोई घाघरा सिलवा ले। और हाँ, दिन में ही तैयार हो जाना, कहीं हम देरी ना कर दें। और हाँ, सुंदर सा कलश भी बना लेना कलश यात्रा के लिए। बस फिर वे तीनों अपने अपने घर वापस चली गईं। एक तरफ अम्बा, जो उस रात से ही किसी सदमे में थी, और दूसरी तरफ भूरा, जो अपने घर पर अम्बा की वजह से अपने बाप से चप्पलें खा रहा था, क्योंकि वह अम्बा का साथ नहीं छोड़ रहा था। भूरा का पिता भैरव सिंह, कितनी बार समझाया इस नालायक को, उस लड़की का साथ छोड़ दे, उसके पीछे मत पड़ा रहे। हमारी इतनी गहरी दुश्मनी है, उसका बाप एक नंबर का कमीना आदमी है और तू उसकी छोरी के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। भूरा, लेकिन आप भी तो बात करते हो गोरखनाथ काका सा से, तो फिर म्हारे को क्यों कोस रहे हो? तब कहां चली जाती है आपकी दुश्मनी बापू? भैरव ठाकुर, देखो देखो, इस नालायक को जुबान चला रहा है कैची की तरह। अरे वो पंचों में शामिल ना होता तो म्हारे को कीड़े ना काटते जो मैं उसके मुंह लगूं। और तुझे काम धंधा करना नहीं है, बस उसके घर के आसपास मंडराना है। इसे आज मैं जान से मार दूंगा। पता नहीं किस नालायक को पैदा कर दिया है। भूरा को बचाने के लिए उसकी माँ उसके पक्ष में बोलती है, मगर भूरा का पिता उसे भी डांट कर चुप करा देता है। तू चुप रह, न जाने क्या खाकर पैदा किया था तूने। तेरे कहने पर ही इसे मैंने इतनी छूट दे रखी है, वरना मैं तो इसे। तब से भूरा अपने घर के दरवाजे से निकलकर बाहर भाग जाता है और शाम तक घर लौट कर नहीं आता। गणगौर की पूजा के लिए दरोगा साहब ने अपने कहे अनुसार पूरे गांव में 1 दिन पहले से ही कड़ी सुरक्षा के लिए सिपाहियों को तैनात कर दिया। वे गांव के चारों ओर पहरा दे रहे थे। गांव वालों ने भी बहुत उत्साह से मेले की तैयारी शुरू कर दी थी। 3 दिन बाद सुबह तड़के ही दरोगा साहब गांव में पहुंच गए। उन्होंने पहले से ही अपने सिपाहियों को गांव में तैनात कर दिया था और आज गणगौर की पूजा थी, इसलिए उन्होंने तय किया कि कलश यात्रा निकलने तक वे खुद गांव में मौजूद रहेंगे। सरपंच साहब, आइए आइए दरोगा साहब, आपका ही इंतजार कर रहा था मैं।
आइए बैठिए। सरपंच ने दरोगा साहब को बैठने के लिए कुर्सी दी और सुबह सुबह की चाय नाश्ते के साथ बातचीत शुरू हो गई। पूरे गांव में चारों तरफ खुशी का माहौल था। दरोगा साहब ने इधर उधर नजर घुमाकर देखा तो चारों ओर उल्लास और तैयारी दिखाई दी। उन्हें देखकर दरोगा साहब भी मुस्कुरा उठे। दरोगा साहब, सरपंच साहब, गांव वालों की खुशियों को कभी नजर न लगे और मैं वादा करता हूं अब उनकी जिंदगी में दोबारा कोई परेशानी नहीं आएगी। आज बहुत अच्छा दिन है और आज ही इस समस्या का हल हो जाएगा। सरपंच साहब ने भी बड़ी सी मुस्कान देते हुए कहा, बस दरोगा साहब, मुझे आपसे यही सुनना था। अब मैं निश्चिंत हूं। थोड़ी देर में वहां सरोज की पत्नी पहुंची जो अपनी गाय को चारा डाल रही थी। दरोगा की नजर सरोज की पत्नी पर पड़ी और वह कुर्सी से उठकर उसके पास गए। दरोगा साहब को अपनी ओर आता देख सरोज की पत्नी गाय को चारा डालना छोड़कर वहीं खड़ी हो गई और उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू छलकने लगे। दरोगा साहब ने सरोज की पत्नी को आश्वासन देते हुए कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं जल्द से जल्द सरोज के कातिल को पकड़कर ही दम लूंगा। इसीलिए तो मैं सुबह सुबह ही गांव आ गया हूं। इन सब के पीछे जो कोई भी है, आज उसका आखिरी दिन होगा। सरोज की पत्नी ने हाथ जोड़ते हुए दरोगा साहब से कहा, हमें न्याय दिलवा दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। म्हारा पति म्हारे को छोड़कर चला गया, पर उनकी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उनके कातिल को पकड़कर आप जेल में डाल देंगे। इतनी बातें हो ही रही थीं कि लाला वहां पहुंचा और उन दोनों की बातें सुनकर कहा, क्या पता तेरे पति को चुड़ैल ने मारा हो, किसी इंसान ने नहीं। यह सुनकर दरोगा साहब ने लाला से पूछा, चुड़ैल? कौन चुड़ैल? लाला ने फिर दरोगा को मक्खन लगाते हुए कहा, अरे दरोगा साहब, आप नहीं जानते, काफी महीनों से हमारे गांव को किसी का श्राप लगा हुआ है। गांव के शहर जाने वाले रास्ते पर अक्सर किसी औरत का साया देखने की खबरें सुनाई देती हैं और सारे गांव वाले तो ये भी मानते हैं कि ये सारी मौतें उसी की वजह से हो रही हैं। वही है जो उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को मार देती है। मगर क्यों, यह आज तक नहीं पता चला। बस गांव वाले इसी डर से सांझ होते ही अपने घरों में दुबक जाते हैं। दरोगा साहब, हा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गांव वालों को जो कोई भी मार रहा है वह कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि कोई शातिर मर्डरर है। यह किसी की सोची समझी योजना है और मैं उसे जल्द से जल्द पकड़ लूंगा। लाला जा सरदा, भगवान करे आपकी बात सच हो दरोगा साहब, लेकिन जिस तरह लोग गायब हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये किसी इंसान के बस की बात है। खैर, आज तो सच सामने आ ही जाएगा। मैं भी इसी इंतजार में हूं। हाँ, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो दरोगा साहब, तो इस लाला को जरूर याद कीजिए। मैं हमेशा आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दरोगा साहब ने गुस्से से कहा, फिलहाल तो तुम यहां से जाओ, जब जरूरत होगी बुलवा लूंगा। लाला, जैसी आपकी इच्छा दरोगा साहब। जब दरोगा साहब ने सरोज की पत्नी से इस बारे में पूछा तो उसने भी लाला की सहमति देते हुए कहा, हाँ, मैंने भी सुना है कि कोई चुड़ैल है जो गांव वालों से किसी प्रकार का बदला ले रही है, लेकिन मैंने कभी उसे खुद नहीं देखा। हाँ, पूरे गांव में सरपंच जी के आदेश से सांझ ढलते ही सन्नाटा पसर जाता है। शायद सरपंच सा को इस बात का पता है। यह कहकर सरोज की पत्नी भी वहां से चली जाती है, पर दरोगा के दिमाग में यह बात खटकने लगती है। फिर वह यह भी सोचता है, गांव वाले हैं, नासमझ हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, इन्हें भूत प्रेत के अलावा कुछ नहीं आता। यह सोचकर वह इस बात को नजरअंदाज कर देता है और अपने काम में लग जाता है। गणगौर के मेले के लिए पूरे गांव को दुल्हन की तरह सजा दिया जाता है। दिन ढलने लगता है, सूरज धीरे धीरे बादलों के भीतर छुपने लगता है। जैसे जैसे अंधेरा होता है, वैसे वैसे गांव में लगी लाइटें और साज सज्जा की चमक पूरे गांव को जगमगा देती है और गांव देखने में बिल्कुल स्वर्ग जैसा प्रतीत होता है। चारों तरफ बाजे गाजे और मेले की भीड़ होती है। पूरे गांव के लोग सज धज कर मेले के लिए निकलने लगते हैं और गांव की महिलाएं भी सुंदर सुंदर गहने और आभूषण पहनकर गणगौर की पूजा की तैयारी करने लगती हैं। जहां एक ओर सभी मेले का भरपूर आनंद ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर दरोगा साहब भी अपने काम में जुट गए। उन्होंने अपने सिपाहियों को सख्त हिदायत दी, जरा सी भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सब पर नजर रखो, एक एक कोने पर तैनात रहो। कोई भी अजीब ढंग से दिखे तो तुरंत दबोच लो। किसी भी कीमत पर कातिल पकड़ा जाना चाहिए। दरोगा साहब भी अपने हाथ में पिस्तौल लेकर दूसरे हाथ में दूरबीन के सहारे निगरानी रखते हैं और मेले में टहलते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर अंबा और उसकी सहेलियां तैयार होकर मेले में निकल जाती हैं। मोती मापकान पांतान पसर परिकिन थी। अरे यह देख, कितनी सुंदर सुंदर चूड़ियां हैं। मैं तो चूड़ी खरीदने जा रही हूँ। शबाना, हाँ, मुझे भी चूड़ियां खरीदनी हैं। मुझे रंग बिरंगी चूड़ियां बहुत पसंद हैं। मैं तो हरे रंग की चूड़ियां लूंगी। सभी अंबा से पूछती हैं, अंबा, तू चूड़ियां नहीं खरीदेगी? तुझे तो चूड़ियां बहुत पसंद हैं, वो भी कांच की। चल,
तू भी अपने लिए कोई रंग की चूड़ियां पसंद कर ले। पर इस बात पर अम्बा कुछ नहीं कहती और बेमन से एक गुलाबी रंग की चूड़ी उठाकर अपने दुपट्टे में बांध लेती है। चारों ओर चहल पहल थी। बच्चे, बूढ़े और जवान मेले में अपने अपने तरीके से खुशियां मना रहे थे। बच्चे झूला झूल रहे थे, बूढ़े अपनी पसंद की चीजें खरीद रहे थे और जवान गप्पे लड़ा रहे थे। थोड़ी ही देर में गांव की सभी औरतें कलश यात्रा के लिए तैयार हो गईं। वे अपने साथ ले जाने वाले कलश को सुंदर सुंदर रंगों और मोतियों से सजा देती हैं और उसमें अखंड दीप जलाती हैं, जो कि पूरी यात्रा में बुझना नहीं चाहिए। यही इस यात्रा की खासियत है। मंत्रा। अम्बा की माँ अपने बेटे रंगा को अम्बा को बुलाने को कहती है। रंगा, जरा देख तो अम्बा कहाँ है, और उसे बोल कि कलश की यात्रा निकलने वाली है, आकर एक कलश उठा ले और हमारे साथ चले। जा, जल्दी जा। रंगा माँ की बात सुनकर अम्बा को ढूंढने मेले में चला गया और जाकर उसे सारी बात बताई। फिर घर जल्दी चलने को कहा। अम्बा के साथ सारी सहेलियां भी अपने अपने घर कलश यात्रा में जाने के लिए पहुंचती हैं। थोड़ी तैयारियों के बाद गांव की सभी महिलाएं और पुरुष यात्रा के लिए निकलते हैं। महिलाएं सिर पर कलश उठाए चल रही थीं और उनके आगे पीछे पुरुषों की भीड़ साथ साथ चल रही थी। दरोगा साहब भी बिल्कुल चौकन्ना होकर यात्रा में शामिल हुए। यात्रा गांव से बाहर निकलकर चौपाल से होती हुई आम के बहुत बड़े और घने बागीचे से होकर सीधे शहर जाने वाले रास्ते पर पहुंची। इतने तक का सफर तो ठीक रहा, लेकिन जब सभी शहर वाले रास्ते पर पहुंचे, जिसके दोनों तरफ घना अंधेरे से भरा जंगल था, जहां कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, अचानक तेज हवा बहने लगी। साएं साएं करती हवा कलश के सारे दियों को धीरे धीरे बुझाने लगी। दिया बुझना तो अशुभ माना जावे है। ये क्या हो रहा है? सारे गांव वालों के मुंह से बस यही सुनाई दे रहा था। अचानक इतनी तेज हवा। अभी तक तो मौसम ठीक था और अब ऐसी स्थिति। दरोगा साहब ने आश्चर्य से कहा। हवा इतनी तेज थी कि सभी गांव वाले घबरा गए। दरोगा साहब ने आश्वासन देते हुए सभी से कहा, आप सब बिल्कुल मत घबराइए, कुछ भी नहीं होगा। बस सभी एक साथ रहना, कोई भी झुंड से अलग होने की कोशिश मत करना। दरोगा साहब के आदेशानुसार उनके सैनिक गांव वालों को चारों तरफ से घेरे हुए थे, ताकि उनकी सुरक्षा में कोई परेशानी ना हो। दरोगा साहब और उनके सैनिक चारों ओर नजर घुमा रहे थे, मगर तूफान इतना तेज था कि कुछ ही दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस तूफान ने सभी को परेशान कर ही रखा था कि अचानक बारिश भी शुरू हो गई। सबको यही ताज्जुब हो रहा था कि इतनी चांदनी रात में आखिर तूफान कहां से आया। अम्बा की मां, अरे मारा राम जी, इस तूफान ने तो गढ़घोर की पूजा का सत्यानाश कर दिया, अब क्या होगा? और वह अम्बा को ढूंढने लगी। माहौल थोड़ा संभल ही रहा था कि तभी जंगल के रास्ते से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। जब यह आवाज सबके कानों तक पहुंची तो सभी डर गए और इधर उधर भागने लगे। दरोगा साहब ने सभी को शांत कराया और एक साथ रहने को कहा। परिस्थिति बिगड़ती देख सरपंच साहब ने घबराते हुए दरोगा साहब से कहा, दरोगा साहब, ये कैसी आवाज थी? कहीं कोई अनहोनी ना हो गई हो, जिसका हमें डर था। दरोगा साहब, होनी अनहोनी तो बाद में पता चलेगी सरपंच साहब, लेकिन उससे पहले मुझे वहां जाकर देखना होगा कि आखिर ये आवाज किसकी थी। सरपंच, नहीं दरोगा साहब, आप जंगल में अकेले मत जाइए, कहीं वो चुड़ैल मिल गई तो अनर्थ हो जाएगा। दरोगा साहब, आप निश्चिंत रहें सरपंच साहब, मुझे कुछ नहीं होगा। और हां, आप यहां रुककर गांव वालों को संभालिए, मैं अभी आया। इतना कहकर दरोगा साहब जंगल में अकेले ही चल दिए, मगर सरपंच साहब बहुत घबराए हुए थे कि कहीं कोई परेशानी ना हो जाए। इधर तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था और बारिश तो ऐसी थी जैसे इंद्र भगवान ने नल खुला छोड़ दिया हो। गांव वाले कहीं किसी पेड़ के पास तो कहीं किसी पत्थर के पास दुबक कर बैठे हुए थे, और वे करते भी तो क्या। एक तरफ ये तूफान, ये बारिश, और दूसरी तरफ चुड़ैल का डर। गांव वालों ने तो आज का दिन अपना आखिरी दिन मान लिया था। जब जंगल में दरोगा साहब को आवाज तेजी से सुनाई दी तो वे उस ओर भागे। उन्होंने देखा कि सामने एक आदमी दर्द से तड़प रहा था। वह पूरी तरह खून से लथपथ था। उसके पैर टूट चुके थे और वह जमीन पर अधमरी हालत में लेटा हुआ था। पहनावे से ऐसा लग रहा था कि वह इन्हीं गांव वालों के बीच का कोई व्यक्ति है और कलश यात्रा में शामिल था। पूछने पर उसने बताया कि वह गांव का ही आदमी है। दरोगा साहब, तुम यहां कैसे पहुंचे? कौन लेकर आया तुम्हें यहां? आदमी कराहती हुई आवाज में बोला। साहब, मैं तो झुंड में खड़ा था, तभी अम्बा ने मुझे झाड़ी में बुलाया। मुझे लगा कोई काम होगा तो मैं चला गया। पास गया तो देखा अम्बा का चेहरा बहुत अजीब था। वह किसी डायन की तरह दिख रही थी और अचानक ही उसने मुझ पर वार कर दिया। और उस आदमी ने इतना ही कहा था कि उसी समय उसकी मौत हो गई। दरोगा साहब को अब यह मालूम हो गया था कि कातिल कोई लड़की है जिसका नाम अम्बा है। वे कुछ सोच ही रहे थे कि सामने से एक मोटा और नुकीला लकड़ी का टुकड़ा आकर दरोगा साहब को लगता है और वे घायल हो जाते हैं।
जब वे उस ओर देखते हैं जिधर से उन पर वार किया गया था, तो कुछ ही दूरी पर एक लड़की खड़ी दिखती है जिसने घूंघट किया हुआ था। दरोगा साहब गुस्से में उसके पीछे भागते हैं ताकि उसे पकड़ सकें, मगर वह और भी तेजी से भागने लगती है। दरोगा साहब, रुको, तुम जो कोई भी हो वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं मजबूरन गोली चला दूंगा। रुको रुको, मैं कहता हूं रुक जाओ। मगर उस पर दरोगा साहब की बातों का बिल्कुल भी असर नहीं होता और वह भागती चली जाती है। कुछ देर की भागा दौड़ी के बाद दरोगा साहब को मजबूरन गोली चलानी पड़ती है, लेकिन गोली बंदूक से जरूर निकलती है मगर उस औरत के आर पार हो जाती है। उसे जरा सी भी खरोंच नहीं आती। वह वहीं खड़ी हो जाती है और जोर जोर से हंसने लगती है। उधर गोली चलने की आवाज सुनकर गांव वाले भी सहम जाते हैं और उन्हें यह डर सताने लगता है कि कहीं दरोगा साहब को कुछ हो न गया हो। इधर उस चुड़ैल ने दरोगा साहब से कहा, मरे हुए को क्या मारोगे तुम? मैं पूरे गांव को खत्म कर दूंगी। जाओ अपना काम करो, वरना आज तुम्हारा भी आखिरी दिन और रात होगी। दरोगा साहब, कौन हो तुम और क्यों मार रही हो सबको? दरोगा साहब के सवालों का वह कोई जवाब नहीं देती। वह सामने चुपचाप खड़ी रहती है, मानो जैसे बुद्ध बन गई हो। दरोगा साहब ने उससे दोबारा पूछा, कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ, घूंघट में क्यों छुप रही हो? फिर भी वह कोई जवाब नहीं देती और वहीं खड़ी रहती है। दरोगा साहब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगते हैं ताकि मौका मिलते ही उसे दबोच लें, मगर ऐसा नहीं होता। तेज हवा चलने लगती है और अचानक उसके सिर से घूंघट उठ जाता है। फिर जो दरोगा साहब ने देखा वह उन्हें अचंभित करने वाला था। वह कुछ कह पाते इससे पहले ही दरोगा साहब के सिपाही ने पीछे से आवाज लगाई, सर, कहाँ हैं आप? इतना सुनकर दरोगा साहब पलटे ही थे कि इतने में वह औरत गायब हो गई और जब दरोगा साहब ने सामने देखा तो वहां कोई भी नहीं था। इतने में दरोगा साहब का सिपाही वहां पहुंचा। सर, आप ठीक तो हैं? ये गोली चलने की आवाज कैसी थी? दरोगा साहब ने अपने सिपाही को कुछ भी नहीं बताया और चुपचाप वहां से चल दिए। दरोगा साहब, कुछ नहीं, कोई जानवर था इसलिए डर की वजह से गोली चला दी। चलो, यहां तो कोई भी नहीं है, वापस चलते हैं। इतना कहकर वे अपने सिपाही के साथ जंगल के रास्ते वापस लौट आए। उन्हें सही सलामत देखकर गांव वाले और सरपंच साहब बहुत खुश हुए। दरोगा साहब ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर उन्होंने बहुत ही सलामती से सभी को गांव में वापस पहुंचाया। इसके बाद वे खुद अपने हेडक्वार्टर लौट गए। उन्हें रात भर नींद नहीं आई क्योंकि उन्होंने जो चेहरा देखा था वह चेहरा उन्होंने पहले भी कहीं देखा था, मगर उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्होंने उसे कहां देखा था। दरोगा साहब ने अपने दिमाग पर बहुत जोर डाला और काफी सोचने के बाद उन्हें यह याद आ ही गया कि आखिर उन्होंने वह चेहरा कहां देखा था। फिर क्या था? उन्हें सुबह होने का बेसब्री से इंतजार होने लगा। और फिर अगली सुबह तकरीबन 6:30 बजे दरोगा साहब बिस्तर से उठे और गुसलखाने में जाकर हाथ मुंह धोया। उसके बाद उन्होंने अपने नौकर से 1 कप गर्म चाय मंगवाई और बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियां लेते हुए सोच में पड़ गए। उनका पूरा ध्यान सिर्फ रात के गुजरे हुए घटनाक्रम पर ही था। उस लड़की का चेहरा बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था जो उन्हें जंगल में मिली थी। वह बहुत कोशिश कर रहे थे उस चेहरे को पहचानने की कि आखिर उस रात से पहले उन्होंने उस लड़की को कहां देखा था, कि तभी अचानक दरोगा बाबू के ऊपर के अफसर का फोन आ गया। कॉल पर बात होती है और सामने से सवाल आता है, मंडावा गांव के केस का क्या हुआ? दरोगा बाबू, जी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं इस कहानी को सुलझाने की, मगर जितना मैं इसके भीतर घुस रहा हूं मुझे उतने ही राज दफन किए हुए मिल रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूं। लेकिन आप फिक्र ना करें सर, मैं इस केस को जल्द सॉल्व कर दूंगा और आपको जल्दी रिपोर्ट करूंगा। सामने से कॉल पर दरोगा साहब को हिदायत दी गई कि उस गांव के बारे में पुराने अफसर ने भी कुछ अजीबोगरीब बातें बताई थीं और जरा उस पर भी गौर किया जाए तो अच्छा होगा। दरोगा साहब के पूछने पर सामने से अफसर साहब ने बताया, उस गांव में जादू टोने और भूत प्रेत के बहुत सारे किस्से देखे और सुने गए हैं और इस केस को हल करते करते कहीं गाड़ी पटरी से ना उतर जाए, इसका भी ख्याल रखना। दरोगा साहब, हाँ सर, शायद जो हम देख रहे हैं वो कहानी उससे भी ज्यादा पेचीदा है। इतना कहकर दरोगा साहब ने फोन काट दिया और कुछ देर सोचने के बाद वह जल्दी जल्दी अपनी खाकी वर्दी में आए। अपनी जीप ली जिसे उनका सिपाही चला रहा था और उसे तुरंत मंडावा गांव चलने को कहा। वह गांव की ओर निकल पड़े। उन्हें शायद अब यह मालूम हो गया था कि आगे उन्हें क्या करना है। वह सीधा मंडावा गांव पहुंच गए और फिर दरोगा साहब की गाड़ी सरपंच साहब के घर के सामने आकर रुकी। सामने चारपाई पर मोती बाबा सुबह की चाय का मजा ले रहे थे। दरोगा साहब उनके पास जाकर बोले, राम राम पूर्व सरपंच साहब। मोती बाबा, जी राम राम दरोगा साहब, क्या बात है इतनी सुबह सुबह? आइए बैठिए, चाय नाश्ता कर लीजिए। दरोगा साहब भी चारपाई पर बैठ गए और बोले, हाँ बात ही कुछ ऐसी थी कि सुबह ही आना पड़ा। कल रात के हादसे ने तो मेरी नींद ही उड़ा दी। मोती बाबा, बात तो आपने बिल्कुल सही कही दरोगा साहब, कल रात के हादसे ने तो पूरे गांव के होश उड़ा दिए हैं।
मगर भगवान का शुक्र है कि गांव के किसी व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ, सिवाय उस आदमी के। पता करवाया था हमने, वह भंडारी के घर पर दूध पहुंचाने का काम करता था। बड़ा ही भला आदमी था बेचारा, न जाने कैसे उस चुड़ैल के चक्कर में पड़ गया। मोती बाबा ने इतना कहकर अफसोस जताया और चाय का कप उठाकर चाय की चुस्कियां लेने लगे। साथ में दरोगा बाबू भी चाय पीने लगे। दरोगा बाबू, हाँ, उस आदमी की शिनाख्त हो गई है। उसके परिवार में सिर्फ उसका एक छोटा सा बेटा था। पत्नी पहले ही गुजर चुकी थी। उसका बेटा बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। वो दूध बेच बेच कर अपने बेटे को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया था। अब सरकार से मुआवजा दिलवाने की बात कर रहा हूं ताकि उसके बेटे की पढ़ाई जारी रह सके और आगे चलकर वह एक अच्छा इंसान बन सके। खैर, सरपंच साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं? दरोगा साहब ने मोती बाबा से पूछा। मोती बाबा, वह नगर पंचायत गए हुए हैं। किसी काम से सुबह तड़के ही निकल गए थे। कह रहे थे कि कोई सरकारी काम है, बस आते ही होंगे, आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। क्या कोई खास बात है? दरोगा बाबू ने मोती बाबा को कुछ नहीं बताया, बस अपनी गर्दन ना में हिलाई और चुपचाप चारपाई पर बैठे रहे। मोती बाबा भी शांत बैठे रहे कि तभी सरपंच साहब की गाड़ी आकर दरवाजे पर खड़ी हो गई। यूं ही कुछ 10-15 मिनट हुए होंगे। सरपंच साहब गाड़ी से उतरे और दरोगा बाबू को देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनका स्वागत किया। राम राम दरोगा साहब, बताइए कैसे आना हुआ? दरोगा बाबू चारपाई से खड़े होकर सरपंच को नमस्ते करते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है। यह कहकर उन्हें अकेले में ले जाते हैं। उधर अंबा का भाई बेहद घबराया हुआ था और अंबा पर बहुत नाराज भी दिखाई दे रहा था। उसकी मां मंत्रा ने पूछ लिया, अरे क्या हुआ है तन्ने, काहे मुंह फुला रहा है? रंगा, ये सब जो हो रहा है इसका कारण कोई अपना ही है मासा। मंत्रा, ये तू क्या बोल रहा है? रंगा, हाँ मासा, गांव वालों के डर का असली कारण क्या है मैं जानता हूं। मंत्रा, के मतलब है थारा, के कहना चाहवे है तू? मन्ना, ठीक ठीक बता छोरा। रंगा ने अपनी मां के पास जाकर धीरे से कहा। हाँ मासा, मैं जानता हूं कि गांव वालों की मौत के पीछे कौन है। मंत्रा, अरे छोरा, ये सब तो वो शहर जाने वाले रास्ते की चुड़ैल कर रही है ना, तो तू ये क्या बोल रहा है? रंगा, ना मासा, ये कोई चुड़ैल नहीं है बल्कि। रंगा अपनी मां से आगे कुछ कहने ही वाला था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। खट पण खट, कोई है? किवाड़ खोलो, मंत्रा ने भीतर से आवाज लगाई। हाँ, आ रही हूं। अब क्या खटखटा खटखटा कर किवाड़ तोड़ देगा क्या? और उसने जाकर दरवाजा खोला। जब मंत्रा ने किवाड़ खोला तो उसने देखा कि सामने सरपंच साहब और दरोगा साहब अपने 2 सिपाहियों के साथ खड़े थे। उनमें से एक महिला कांस्टेबल भी थी। यह देखकर मंत्रा और रंगा असमंजस में पड़ गए, क्योंकि आज तक दरोगा साहब कभी उनके घर नहीं आए थे और आज सरपंच साहब के साथ आए हैं। जरूर कोई गंभीर बात है। मंत्रा यह सोच ही रही थी कि दरोगा साहब ने आवाज लगाई, अंबा, कहाँ हो तुम? बाहर आओ। दरोगा साहब के मुंह से अंबा का नाम सुनकर मंत्रा घबरा गई। उसने पूछा, क्या बात है साहब, मारी अंबू ने कोई कसूर कर दियो है कि? आप उसे इस तरह क्यों बुला रहे हो? और फिर वह हाथ जोड़कर सरपंच साहब के पास जाकर कहने लगी, सरपंच साहब क्या बात है, अगर मारी अंबू से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ कर दीजिए। अरे वो अभी बच्ची है, ना समझ है, इधर उधर कूदती फांदती रेवे है। सरपंच साहब, कुछ कर दियो है कि उसने? किसी का मटका फोड़ा या किसी के बगीचे से आम चुराया उसने? के कसूर किए म्हारी छोरी ने? सरपंच साहब, यह सब सुनकर सरपंच साहब ने मंत्रा से कहा, अगर थारी छोरी ने यह सब किए होते तो मैं माफ कर देता, मगर उसने तो घणो पाप कियो है। मंत्रा, घणो पाप? मंत्रा, हाय राम, ऐसा क्या कर दिया उसने? अरे अंबा के बापू कहाँ हो, जरा इधर तो आओ। देखो सरपंच सा और दरोगा साहब म्हारी अंबा के बारे में क्या कह रहे हैं। कुछ ही देर में अंबा के पिता गोरखनाथ जमींदार पहुंचे। राम राम सरपंच सा और दरोगा साहब, आज म्हारे घर कैसे? मंत्रा ने अंबा के बापू को सारी बात बताई। गोरखनाथ घबरा गया और उसने कारण पूछा तो सरपंच साहब और दरोगा बाबू मौन रहे। रंगा ये सारी बातें सुन रहा था। शायद अब उसे यकीन हो गया था कि अंबा के बारे में दरोगा साहब को सब कुछ मालूम हो चुका है, इसीलिए वो यहाँ आए हैं। गोरखनाथ, दरोगा साहब, सरपंच साहब, आप लोग अंदर आइए, बैठिए और इत्मीनान से सारी बात बताइए। आखिर बात क्या है? अंबा ने ऐसा क्या किया है? गोरखनाथ के कहने पर सभी भीतर आए और चारपाई पर बैठ गए। कुछ देर तक तो सब मौन रहे, लेकिन फिर दरोगा साहब, देखिए बात कुछ ऐसी है कि, सरपंच साहब ने उन्हें रोकते हुए कहा, देखो गोरखनाथ, हम सब एक ही गांव के हैं और मैं अंबा बिटिया को अच्छे से जानता हूं, लेकिन जो दरोगा साहब ने बताया उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गांव का माहौल ही कुछ ऐसा है कि कोई भी शक के घेरे में आ सकता है। म्हारे को भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन संदेह मिटाने में क्या बुराई है। गोरखनाथ, सरपंच सा, आप म्हारे को साफ साफ बताइए, आखिर बात क्या है?
सरपंच साहब, गोरखनाथ दरअसल बात यह है कि आज सुबह तड़के ही दरोगा साहब हमारे घर पर आए और दरोगा साहब, सरपंच साहब, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है, अकेले में। जी बताइए दरोगा साहब, क्या बात है? जी, कल जंगल में मैंने एक लड़की को देखा था जो उस गांव के आदमी की मौत के वक्त वहां मौजूद थी। उसे मैंने गांव में भी कहीं देखा है। मेरा मानना है कि इन सब के पीछे उसी लड़की का हाथ है। उसने मुझे धमकी भी दी थी कि वो पूरे गांव को मार देगी, किसी को भी नहीं छोड़ेगी। वो लड़की गांव में कहां रहती है ये आपको बताना है। इन सब के पीछे गांव की किसी छोरी का हाथ है। म्हारे को तो यकीन ना होवे दरोगा साहब। अच्छा, आप म्हारे को बताइए कि वो लड़की दिखने में कैसी थी? उसने घाघरा चोली पहना हुआ था, पूरे राजस्थानी पोशाक में थी। उम्र कुछ 20-25 साल लग रही थी। पैरों में मोटे मोटे पायल भी पहने थे उसने। अरे दरोगा साहब, ऐसी पोशाक और साज सज्जा तो गांव की हर लड़की करे हैं। उसमें कुछ तो अलग होगा जो आपको याद हो। नहीं, और कुछ तो नहीं, लेकिन उस आदमी के मुंह से उसका नाम सुना था मैंने। कोई एम आम। दरोगा साहब याद करने की कोशिश कर ही रहे थे कि कहिए। अंबा तो नहीं? अरे हाँ, यही नाम लिया था उस आदमी ने मरते वक्त। अंबा, हाँ यही है उसका नाम। ये तो हमारे गांव के जमींदार गोरखनाथ की छोरी है। पहले 2 बहनें थीं, अब एक ही रह गई। मतलब, मैं समझा नहीं। बड़ी ही लंबी कहानी है, फिर कभी फुर्सत से बताऊंगा। लेकिन अभी जरूरी है कि अंबा से पूछताछ के लिए उसके घर चला जाए। आइए, मैं लिए चलता हूं गोरखनाथ के घर। बस फिर हम यहां आ गए और मुझे शक है कि कहीं इन सब मौतों के पीछे अंबा तो नहीं। मंत्रा जी, अंबा को बुलाइए, उसके सामने ही आपको सब पता चल जाएगा। मंत्रा? लेकिन दरोगा साहब, वो तो घर पर ना है, अपनी सहेलियों के साथ आम के बागीचे में गई है, अभी तक ना लौटी। दरोगा साहब बागीचे की ओर अंबा को ढूंढने निकल गए। उनके पीछे पीछे सरपंच सा, रंगा, उसकी माँ और बापू भी चल दी। जब सब बागीचे में पहुंचे तो नजारा कुछ और ही था। अंबा की तीनों सहेलियां जमीन पर बेहोश पड़ी थीं और अंबा वहां कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मोती जोर जोर से कराह रही थी। दरोगा साहब ने उसे होश में लाने की कोशिश की और पूछा, तुम सबकी ऐसी हालत किसने की? कैसे हुआ ये सब? मोती लड़खड़ाती आवाज में, वो अंबा। मोती ने इतना कहा ही था कि उसकी आंखें फिर से बंद होने लगीं और वो बेहोश हो गई। अब तो दरोगा साहब आंखों में आंख भरकर उठ खड़े हुए। उन्होंने तुरंत कॉल करके चंद सिपाहियों को बुलाया और अंबा को पूरे जंगल में ढूंढने का आदेश दे दिया। मंत्रा? म्हारे तो कुछ समझ में ना आवे दरोगा साहब, ये सब क्या हो रहा है? मंत्रा और गोरखनाथ दोनों बुरी तरह घबरा गए। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अंबा ऐसा करेगी ही क्यों। बगीचे में चारों तरफ सिपाही फैल गए और जोर शोर से अंबा को ढूंढने लगे। साथ में गोरखनाथ और मंत्रा भी अंबा को पुकारने लगे। मगर रंगा ज्यों का त्यों खड़ा रहा और पसीने से लथपथ हो गया, जैसे कुछ छुपा रहा हो। अंबा को ढूंढते ढूंढते जब मंत्रा ने रंगा को देखा तो उसके पास जाकर कहा, क्या बात है रंगा, तू इतना घबराया हुआ क्यों है? कहीं तू ये तो नहीं समझ रहा है कि तेरी बहन अंबा ही दोषी है? ये कहते ही मंत्रा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिन्हें छिपाती हुई वह रंगा को अपने सीने से लगा लेती है और कहती है, तू घबरा मत रंगा, अंबा को कुछ नहीं होगा, वो दोषी नहीं है। अरे तू ही सोच, वो सारे गांव वालों से इतना प्रेम करती है, उनकी जान कैसे ले सके है वो? नहीं नहीं, ऐसा कतई ना होवे। मैं जानू हूं तुम्हारी अंबा ऐसी ना है। एक बार वो मिल जाए तो सारा सच खुद ब खुद सामने आ जावेगा। रंगा जोर से चिल्लाते हुए गुस्से में, नहीं मासा, ऐसा ना है, आपकी बेटी अंबा ही कसूरवार है, उसने ही गांव वालों को मारा है, मन ने अपनी आंखों से देखा है। इतने में मंत्रा ने रंगा के मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप कराया और कोने में एक पेड़ के पास ले गई। दरोगा साहब, चारों तरफ छान मारो, अंबा यहीं कहीं होगी। सरपंच सा, मुझे तो पहले से ही शक था, मगर आने में ही देर हो गई और अंबा भाग निकली। सरपंच साहब, म्हारे को तो अब भी यकीन नहीं होता दरोगा साहब कि अंबा ऐसा कर सकती है। जो छोरी सारे गांव की लाडली हुआ करती थी, वही गांव वालों को मौत के घाट उतार रही है। लेकिन ऐसा करके उसे क्या मिलेगा? दरोगा साहब, अब ये तो अंबा के मिलने के बाद ही मालूम होगा कि आखिर वो सबकी हत्या क्यों कर रही है। मदैत्रा, इतनी जोर से मत चिल्ला, सब सुन लेंगे। और ये तू क्या बकवास कर रहा है? रंगा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूं मासा, अंबा ही है जो सबको मार रही है। मंत्रा, अरे बावला हो गया है क्या? मानती हूं कि तेरी और अंबा की बिल्कुल भी ना बने हैं, लेकिन जे का मतलब ये ना है कि तू कुछ भी बोलेगो। रंगा, मैंने अपनी आंखों से देखा है अंबा को गांव वालों को मारते हुए। मासा, उस रात। मंत्रा, किस रात? बता म्हारे को, क्या देखा तूने? रंगा, मासा,
जब गंगोड़ की पूजा में कलश यात्रा निकल रही थी, तब हजारों गांव वालों की भीड़ में अंबा कहीं दिखाई नहीं दी। तो मैं उसे ढूंढने लगा। रंगा रुकता है, फिर कहता है, मासा। उस भीड़ से बाहर अंबा को ढूंढते ढूंढते जब मैं जंगल की ओर निकल आया, तब मैंने देखा कि बारिश के पानी से भीगी हुई जंगल की गीली मिट्टी में अंबा पूरी तरह से सनी हुई थी और उसके हाथों में एक खंजर था जो खून में लथपथ दिखाई पड़ रहा था। मैं तो तभी समझ गया था कि जरूर कोई बात है, क्योंकि मैं हर रात अंबा को घर से बाहर जाते हुए देखता था। वो आधी रात को जब सभी गांव वाले सो जाते, तब अंबा बाहर चली जाती। तब मैंने सोचा, पूरे गांव में दहशत का माहौल है, लेकिन फिर भी अंबा इतनी रात गए बिना डरे कहां जाती है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसका पीछा करूं, लेकिन जब उस रात जंगल में मैंने उसे देखा, तब मुझे समझ में आया कि अंबा ही सभी गांव वालों को मार रही है। उस रात भी अंबा के हाथ में खंजर देखकर मैं उससे पूछने ही वाला था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे कुछ पूछूं, दरोगा साहब वहां आ पहुंचे। उन्हें देख मैं वहां से भाग निकला, तभी वहां भूरा पहुंच गया। भूरा, रंगा सच कह रहा है मासा। मंत्रा, तू यहां? भूरा, हाँ मासा। मैं अंबा से मिलने थारे घर ही आ रहा था कि तभी अपने गांव का खबरी वो भंडारी ने मुझे बताया कि भंडारी, अरे भूरा, यहां क्या कर रहा है? भूरा, भंडारी, ये अंबा के घर ताला क्यों लटका है? कोई ना है के? भंडारी, बड़ा मासूम बन रहा है, जैसे तुझे कुछ पता ही नहीं। भूरा, क्या पता नहीं? साफ साफ बोल भंडारी, बात क्या है? भंडारी, अरे अंबा के पीछे पुलिस पड़ी है, सुनने में आ रहा है कि उसने ही गांव वालों को मारा है। अब क्या पता, जब से ये बात सुना हूं मेरा तो दिल टूट गया। मर्दों को ही मार रही है, जाने किन किन मर्दों से इसके संबंध रहे हैं। मैं तो अंबा को शरीफ सीधी समझ रहा था और ये सबसे इश्क लड़ा रही है। भूरा गुस्से में भंडारी का कॉलर पकड़ लेता है। जबान संभाल कर बोल भंडारी, नहीं तो यहीं गाड़ दूंगा। भंडारी, अरे जा, तू क्या मारेगा मुझे? तेरे साथ भी तो धोखा ही किया उस अंबा ने, और ये बात मैं ही नहीं बोल रहा, सारा गांव बोल रहा है। जाकर सबको मार दे। आया बड़ा, और यकीन ना हो तो आम के बगीचे में जाकर देख, पूरी पुलिस फोर्स लगी है उस बज्जात को ढूंढने में। यह सुनकर मैं तुरंत ही यहां आ पहुंचा। भूरा, मासा, क्या अंबा ने सच में ये सब किया है? भूरा ने बड़े ही उदास मन से मंत्रा से पूछा। फिर रंगा ने भूरा को सारी बात बताई, जिसे सुनकर भूरा के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। मगर मंत्रा को अभी भी भरोसा नहीं हुआ। वह किसी की बातों में नहीं आई और अंबा को ढूंढने लगी। साथ ही भूरा और रंगा भी अंबा को बगीचे में खोजने लगे। कुछ समय बाद अंबा को ढूंढते ढूंढते सभी अब थक चुके थे। काफी रात भी हो चुकी थी, मगर अंबा कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। मंत्रा उसे ढूंढते ढूंढते जंगल में काफी दूर निकल आई। आंखों में आंसू लिए बस अंबा अंबा ही पुकार रही थी। एक मां के दिल पर छुरियां चल रही थीं। उसे डर इस बात का नहीं था कि अंबा को पुलिस ढूंढ रही है, बल्कि इस बात का था कि अंबा जाने किस हालत में होगी, क्योंकि मंत्रा का दिल इस बात की गवाही नहीं दे रहा था कि अंबा ने किसी को मारा है। चलते चलते मंत्रा की नजर एक विशाल बरगद के पेड़ पर पड़ी, जो जंगल के दूसरे छोर पर था। वह पेड़ काफी सालों से उस जगह पर था। वहां साधु संत अघोरी बाबाओं का निवास स्थान भी था। वे वहां बैठकर अपनी पूजा अर्चना किया करते थे। मंत्रा ने देखा कि पेड़ के नीचे चबूतरे पर अंबा बेहोश पड़ी थी और उसके हाथ खून से सने हुए थे। वह खुद भी पूरी तरह जख्मी थी। उसे ऐसी अवस्था में देख मंत्रा दौड़ती हुई उसके पास गई और, मंत्रा, अंबा अंबा, उठ बेटी। मंत्रा उसे होश में लाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अंबा बेसुध पड़ी रही। थोड़ी ही देर में भूरा और रंगा भी वहां पहुंच गए। दोनों ने जब अंबा को देखा तो वे भी अचंभित रह गए। भूरा, मासा, अंबा यहां, वो भी इस तरह? मंत्रा, भूरा, जल्दी उठाओ इसे और कहीं सुरक्षित जगह पर ले चलो, इससे पहले कि दरोगा साहब को यह पता चले कि अंबा यहां है। भूरा, जी मासा। भूरा और मंत्रा दोनों ने अंबा को उठाकर पास के एक खंडहर में ले गए और खंडहर के रास्ते को बंद कर दिया, ताकि दरोगा साहब और सरपंच की नजर उस खंडहर पर न पड़े। उधर दरोगा साहब थक हार कर खुद ही खोज बंद कर चुके थे और जंगल से बाहर निकल आए, लेकिन अंबा के घर के बाहर सिपाहियों का पहरा लगवा दिया और सभी को सख्त हिदायत दी कि जब भी कहीं अंबा दिखाई दे उसे तुरंत हिरासत में ले लिया जाए। थोड़ी ही देर बाद अंबा को होश आता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसकी माँ उसके सामने होती है, जिसे देखकर अंबा उससे लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे इस कदर रोते देख मंत्रा, अंबा, जो हम सुन रहे हैं, क्या वह सच है?
क्या तूने ही? मंत्रा इससे आगे कुछ कह पाती कि तभी अम्बा ने कहा, अम्बा, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अम्बा के ऐसे कहने पर मंत्रा यह समझ लेती है कि गांव वालों और दरोगा साहब की बात सच है। अम्बा ने ही गांव वालों को मारा है, जबकि सच्चाई कुछ और थी। क्या था सच? क्या अम्बा सच में गुनहगार है या कहानी कुछ और है? जानने के लिए बने रहिए अंत तक। दरोगा साहब और सभी हारकर बागीचे से लौट आए। अम्बा के घर पर पहरा लगाकर दरोगा साहब भी अपने हेडक्वार्टर चले गए। उधर मंत्रा को जब भूरा द्वारा यह मालूम हुआ कि उसके घर पर पुलिस का पहरा है, तो उसने भूरा से कहकर अम्बा के रहने का इंतजाम कहीं और करने को कहा। साथ ही अम्बा के बापू को, जो उस समय दरोगा बाबू के साथ ही घर आ पहुंचे थे, कुछ भी बताने से मना किया। मंत्रा के कहेनुसार भूरा ने दोनों के रहने का इंतजाम गांव के बाहर पाकड़ के पेड़ के पास एक झोपड़ी में किया, जहां गांव वालों से छुपकर भूरा और अम्बा मिला करते थे कभी, और जहां गांव वालों की नजर भी नहीं पड़ सकती थी। भोर होते ही अम्बा को तेज बुखार होने लगा। उसका पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा जल रहा था। लाख कोशिशों के बाद भी उसका बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही बुखार में 2 दिन बीत गए। मंत्रा बुरी तरह चिंतित हो उठी कि आखिर बुखार उतर क्यों नहीं रहा। 2 दिनों से अम्बा ने कुछ भी खाया पिया नहीं था। सुबह से शाम, शाम से रात और रात से सुबह होती रही, मगर अम्बा ने अपनी आंखें नहीं खोली। भूरा, मासा, लगता है अब अम्बा तभी ठीक हो पावेगी जब इसे डॉक्टर साहब को दिखावेंगे। मंत्रा, ना छोरा, अगर हम इसे बाहर ले गए तो किसी न किसी की नजर हम पर पड़ ही जावेगी और हम पकड़े जावेंगे। तू ऐसा कर कि तू शहर जा और शहर के किसी डॉक्टर को ले आ, क्योंकि गांव का कोई वैद्य अगर आएगा तो सब राज खुल जाएगा। चौथे रोज भूरा तड़के ही सबसे छुपते छुपाते शहर के लिए निकला। उसे शहर के रास्ते पर जाते हुए दरोगा साहब के एक सिपाही ने देख लिया और बिना देर किए वह भी भूरा के पीछे चल दिया। जब भूरा शहर के छोर पर आया तो उसने नजर घुमाकर इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसे इधर उधर देखते हुए सिपाही ने देखा और वह चौकन्ना हो गया और बिना देर किए दरोगा साहब को फोन घुमा दिया। सिपाही, हेलो सर। दरोगा साहब, क्या बात है, बताओ। सिपाही, सर, मैंने अभी अभी भूरा को शहर जाते हुए देखा। वो बहुत घबराया हुआ भी था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ छुपा रहा है। दरोगा साहब, तुम वहीं रुको और उस पर नजर रखो, मैं अभी आता हूं। इतना कहकर दरोगा बाबू तुरंत ही अपनी जीप उठाकर शहर की तरफ निकल ली। उधर पूरे गांव और घर में अब तो बस अम्बा के ही चर्चे हो रहे थे। चारों ओर उसकी थू थू हो रही थी। अम्बा के पिता हैरान परेशान तो थे ही, अब गांव वालों की बातें सुनकर शर्मिंदा भी थे। वो अब गांव की चौपाल पर भी नहीं बैठते। एक दिन जब वो रास्ते से गुजर रहे थे तो किसी ने उनको ताने मारते हुए कहा, भगवान जाने जमींदार साहब ने किस चुड़ैल को पनाह दी थी अपने घर में। अच्छा हुआ खुद ही भाग निकली, वरना जाने कितनों की जान और ले लेती है। गांव वालों के ताने सुनकर अम्बा के बापू ने कुछ ना कहा और सीधा अपने घर को चल दिए। घर पहुंचते ही किवाड़ लगाई और खुद को उसमें बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद तकरीबन शाम 4:30 बजे अम्बा के घर से आग की लपटें दिखाई दीं। जब गांव वालों की नजर उस आग पर पड़ी तो वे हैरान परेशान होकर आग बुझाने में लग गए। थोड़ी ही दूरी पर पहरा दे रहे सिपाही भी आग की लपटों को शांत करने का प्रयास करने लगे, मगर आग ने तो पूरे घर को अपने लपेटे में ले लिया था। गांव में शोर हो गया। लाला चिल्लाते हुए भागा भागा सरपंच के घर पहुंचा और, लाला, सरपंच सा, अरे जल्दी बाहर आओ, देखो अम्बा के घर में आग लग गई। ये सुनकर बिना देर किए सरपंच सा दौड़कर वहां पहुंचे और जाकर देखा तो सचमुच आग ने घर को राख कर दिया था। यह देख सरपंच की आंखों में आंसू आ गए। इसलिए नहीं कि गांव के किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, बल्कि इसलिए कि सरपंच सा ने अपना एक घनिष्ठ मित्र खो दिया। खबर पहुंचने पर भैरव, भूरा का पिता, और मां सावित्री भी वहां पहुंच गए। भैरव फूट फूट कर रोने लगा। भैरव सिंह, क्यों किया तूने ऐसा? बावले, मेरी दुश्मनी इतनी भारी पड़ गई तेरे पर। पूरा माहौल दुखदाई था, क्योंकि जमींदार साहब नेक दिल भी थे और वो अपनी बेटी की ऐसी हरकत से अपने मुंह पर कालिख लगा सह नहीं पाए। सभी को लग रहा था कि गोरखनाथ मर चुका है
मगर भीतर से जब किसी के कराहने की आवाज आई, तब बिना देर किए भैरव सिंह और सरपंच सा दोनों भीतर गए और देखा कि जमींदार साहब की सांसें चल रही थीं। वो अभी मरे नहीं थे। सभी ने उन्हें नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया, जहां उनका इलाज शुरू किया गया। इन सब बातों से बेखबर मंत्रा अपनी बेटी को बचाने में लगी थी। वहीं दूसरी ओर भूरा पुलिस की नजरों में आ गया। शहर में डॉक्टर के साथ उसे दरोगा साहब ने धर दबोचा। जरा सी मार पड़ते ही भूरा ने सब उगल दिया। दरोगा साहब, अपनी जान बचाना चाहते हो भूरा, तो हमें अंबा के ठिकाने का पता बताओ, वरना। भूरा, नहीं नहीं दरोगा साहब, मैं आपको पता बताता हूं, जहां काकी ने अंबा को 4 दिनों से छुपा कर रखा है। वो चाहती है कि अंबा का पता पुलिस को कभी न लगे। दरोगा साहब, क्यों? भूरा, क्योंकि काकी को मालूम है कि अंबा ने ही गांव वालों को मारा है। यह सुनकर दरोगा साहब का शक पूरी तरह से सच्चाई में बदल गया और वो तुरंत ही भूरा को लेकर अंबा के ठिकाने पर पहुंचे। झोपड़ी के करीब पहुंचते ही दरोगा बाबू को भीतर से चिल्लाने की आवाज आई। जब वो झोपड़ी के और करीब गए तो आवाज साफ साफ सुनाई देने लगी। ये आवाज अंबा की थी, जो अपनी मां से रो रो कर कह रही थी कि अंबा ने अपनी मां को बताया कि उसने गांव वालों को नहीं मारा, बल्कि उन सबको। तो अंबा आगे कुछ बोल पाती, इससे पहले दरोगा साहब अंदर घुस आए और अंबा को अरेस्ट कर लिया। ये सब होता देख मंत्रा दरोगा साहब के पैर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। मंत्रा, दरोगा साहब, म्हारी अंबा निर्दोष है, उसे मत ले जाओ, उसने किसी को न मारा, मत ले जाओ दरोगा साहब, मत ले जाओ। दरोगा साहब, अपनी बेटी को बचाने की कोशिश मत करो मंत्रा, उसने गांव वालों की बेरहमी से जान ली है, उसे सजा तो मिलेगी ही। मंत्रा, नहीं साहब, म्हारी अंबा ऐसा नहीं कर सकती, उसे छोड़ दो, छोड़ दो। दरोगा साहब ने मंत्रा की एक न मानी और अंबा को सीधा अपने हेडक्वार्टर ले गए, साथ ही अंबा को बचाने के जुर्म में भूरा और मंत्रा को भी। वहीं दूसरी ओर अंबा का भाई रंगा चालाकी से खुद को बचाते हुए जब अपने घर पहुंचा, तब अपने घर की हालत देखकर चकित रह गया। उसका घर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था और जब उसे मालूम हुआ कि उसके पिता को नजदीकी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है, तो वह दौड़ा दौड़ा हॉस्पिटल गया, जहां उसके पिता अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। बेटे को सामने देख उनकी आंखें भर आईं और बिना कुछ बोले बस अपना हाथ उठाकर रंगा को अपने करीब आने का इशारा किया। रंगा का कलेजा भी फट गया। वो अपने पिता को इस अवस्था में देखकर खुद को रोक नहीं पाया और फूट फूट कर रोने लगा। जब रंगा अपने पिता के करीब गया तो उसके पिता ने रंगा के कान में कुछ बुदबुदाया, जिसे समझना बहुत मुश्किल हो रहा था। तब रंगा अपने पिता के और करीब गया और उन्हें सुनने की कोशिश की। रंगा, जी बापू बोलो, क्या कहना चाहते हो? तब गोरखनाथ ने जो बोला उसे सुनकर रंगा के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। रंगा अपने पिता से कुछ कहता, इससे पहले ही उनके सांसों ने उनका साथ छोड़ दिया। उधर दरोगा साहब अंबा से गांव वालों की मौत का कारण जानने की कोशिश कर रहे थे। दरोगा साहब, बताओ, तुमने क्यों मारा गांव वालों को? क्या दुश्मनी थी तुम्हारी उन सब लोगों से जिन्हें तुमने मौत के घाट उतार दिया? अंबा, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं जानती कि उन सबको किसने मारा। दरोगा साहब, तुम्हें मैंने अपनी आंखों से उस जंगल में देखा है, तुम झूठ नहीं बोल सकती अंबा, सच बताओ। अंबा, कभी कभी जो होता है वो दिखाई नहीं देता और जो दिखता है वो सच नहीं होता। ना जाने क्यों अचानक इस बात को सुनकर दरोगा बाबू असमंजस में पड़ गए। उन्हें शक होने लगा कि अंबा का इशारा कुछ और कह रहा है, शायद वो दरोगा बाबू को कुछ समझाना चाहती है। तभी दरोगा साहब के फोन पर रिंग बजने लगी। उन्होंने फोन उठाया। फोन सरपंच सा का था। दरोगा साहब, राम राम सरपंच सा, बताइए कैसे फोन किया? सरपंच सा ने गोरखनाथ की मौत की खबर सुनाई और जल्दी अस्पताल आने को कहा। यह बात जब अंबा, मंत्रा और भूरा को मालूम हुई तो सभी उनके साथ अस्पताल गए। दरोगा साहब जब वहां पहुंचे तो सरपंच से उन्होंने सारा हाल पूछा और सरपंच ने पूरा हाल कह सुनाया। दरोगा साहब, लेकिन घर में आग लगी कैसे? सरपंच सा, ये तो हम नहीं जानते दरोगा साहब। हम जब वहां पहुंचे तो आग ने विकराल रूप ले लिया था। किसी को कुछ नहीं मालूम कि यह सब कैसे हुआ। तभी भैरव सिंह ने कहा, गोरखनाथ जी के दाह संस्कार की तैयारी हो चुकी है। यह सुनकर दरोगा साहब ने भी बात वहीं रोक दी
और दाह संस्कार संपन्न होने तक इंतजार किया। तब तक के लिए अंबा, भूरा और मंत्रा को घर जाने की इजाजत भी दी, मगर सिपाहियों के सख्त पहरे के साथ, और खुद भी हेडक्वार्टर चले गए। इधर गोरखनाथ जी का कर्मकांड पूरा किया जा रहा था और उधर दरोगा साहब को ये केस दिन पर दिन मुश्किल में डाल रहा था। उन्हें अंदर ही अंदर इस बात का एहसास हो रहा था कि कहीं ना कहीं कहानी में कुछ तो ट्विस्ट है। काफी सोच में पड़े हुए दरोगा साहब इत्मीनान से जब अपनी कुर्सी पर बैठे और रसोइये से एक कप चाय मंगाई तो खुद बालकनी से बाहर की ओर झांकने लगे। उनका रसोइया रामू जब गर्म चाय लेकर आया तब, रामू, क्या बात है साहब, आप आज जल्दी ही आ गए? दरोगा साहब, हाँ रामू, आज बात ही कुछ ऐसी हुई कि वापस आना पड़ा। रामू, अब कब जाना है आपको? दरोगा साहब, हो सके तो कल। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो रामू? कोई काम है क्या तुम्हें? रामू, नहीं नहीं, बस मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए थी, इसलिए पूछ रहा था मैं। दरोगा साहब, क्यों, क्या हो गया? पत्नी को पिक्चर फिल्म दिखाने ले जाता है क्या? रामू, अरे साहब, मेरी पारो तो बहुत सीधी है, वो कभी इन सब चीजों की जिद नहीं करती। दरोगा साहब, अच्छा, तो फिर? रामू, मेरे गांव वाले घर में मेरी भाभी को जुड़वा बेटियां हुई हैं, सब बहुत ही खुश हैं, वहीं जाना है। दरोगा साहब ने बातों बातों में पूछा, रामू, ये जुड़वा बच्चों के क्या फायदे होते होंगे लोगों को? रामू, फायदे तो नहीं साहब, मगर नुकसान जरूर होते हैं। दरोगा साहब, नुकसान? वो कैसे? रामू, मेरे गांव में भी एक जन की 2 बेटियां थीं। बेचारे बहुत परेशान रहते थे। कहते थे कि दोनों की शक्लों के साथ ही साथ उनके गुण और लक्षण भी मिलते थे। कोई बता ही नहीं पाता था कि कौन सीमा है और कौन रीमा। अगर एक गलती कर दे और इल्जाम दूसरी पर लग जाए तो ये साबित करना मुश्किल हो जाता था कि सही कौन है। इतनी बात सुनते ही दरोगा साहब के दिमाग में तुरंत सरपंच सा की बात याद आई। एक दिन उन्होंने बताया था कि गोरखनाथ की 2 बेटियां हैं, मगर एक मर चुकी है। उन्होंने तुरंत ही अपनी जीप की चाबी उठाई और दरवाजे से चिल्लाते हुए रामू से कहा, मेरा इंतजार मत करना और तुम गांव चले जाना, मुझे आने में शायद देर लगेगी। और जीप उठाकर आधी रात में निकल पड़े मंडावा। बहुत ही बेसब्री से अपने संदेह मिटाने के लिए दरोगा साहब जल्दी से जल्दी गांव पहुंच जाना चाहते थे। अचानक उनकी गाड़ी सरसराती हुई एकदम से रुक गई और सामने दरोगा साहब तेजी से चले जा रहे थे कि आधी रात को बीच सड़क पर उनकी गाड़ी रुक गई। उन्होंने अचानक ब्रेक मारा। गाड़ी की लाइट की रोशनी में जब उन्होंने नजर डाली तो सामने एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा घूंघट से पूरी तरह ढका हुआ था। दरोगा बाबू कुछ समय तो चुप रहे, मगर दोनों में से किसी ने कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद दरोगा साहब ने उस लड़की से पूछा, तुम कौन हो और इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही हो? अभी मेरी गाड़ी के नीचे आ जाती तो तुम्हारी मौत हो जाती। पागल हो गई हो क्या? दरोगा साहब ने उसे जोर से डांटा, मगर उसने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। दरोगा साहब ने दोबारा पूछा, कौन हो तुम? यहां क्या कर रही हो? कहां की रहने वाली हो? मगर इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। दरोगा बाबू को गुस्सा आने लगा। वो अपनी गाड़ी से उतरे और गुस्से में कदम बढ़ाते हुए उस लड़की के करीब जाने लगे। जैसे जैसे वो करीब जा रहे थे, वो लड़की पीछे हट रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह दरोगा साहब से डर रही हो। दरोगा साहब ने महसूस किया कि शायद वो डर रही है, तो उन्होंने कहा, देखो, परेशान मत हो, मैं यहाँ का दरोगा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, डरो मत। मगर उस लड़की ने अब भी कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप वहीं खड़ी रही। सामने से कोई जवाब ना आता देख दरोगा साहब ने अपने कदम पीछे कर ली और गुस्से में कहा, मरो तब इस सुनसान राहों पर। जब मर जाना तो तुम्हारे घर वाले आ जाएंगे तुम्हारी मौत की रिपोर्ट लिखवाने। कमवार। उन्हें भी गांव जाने में देर हो रही थी तो वे अपनी जीप में आकर बैठ गए और उस लड़की से कहा, सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो, तुम मरो। मगर वो जैसे एक बुत बन गई थी, हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तूफान बहुत तेज था, ठीक से देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। उस अनजान सड़क पर सिर्फ दरोगा साहब और वो अनजान घूंघट वाली लड़की थी। दरोगा साहब, देखो,
बात समझने की कोशिश करो। अगर मेरी गाड़ी में बैठकर चलोगी तो घर पहुंच जाओगी, वरना इस तूफानी रात में कुछ भी हो सकता है। तभी वो अनजान लड़की धीरे धीरे कदमों से दरोगा साहब के करीब आने लगी। उसकी पायल की आवाज छन 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 करती रही। वो दरोगा बाबू के जीप के पास आकर बोली, इस तूफान से तो म्हारा गहरा वास्ता है दरोगा साहब, म्हारे को इससे डर ना लगे है। दरोगा साहब, मैं समझा नहीं। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया और आकर दरोगा साहब की जीप में बैठ गई। दरोगा साहब, बताओ कहां छोड़ूं तुम्हें? मंडावा, उस लड़की ने जवाब दिया। दरोगा साहब, मंडावा? वहां तो मैं भी जा रहा हूं, हम दोनों की मंजिल एक ही है आज। दरोगा साहब ने हंसते हुए कहा और गाड़ी स्टार्ट की और निकल पड़े। दरोगा बाबू, तुमने बताया नहीं कि तुम मंडावा में किसके घर की हो? क्या नाम है तुम्हारे पिता का? उस पर भी लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। दरोगा बाबू ने भी दोबारा उससे कोई सवाल नहीं किया और गाड़ी चलाने लगे। कुछ ही देर में मंडावा गांव की सीमा आ गई। जैसे ही दोनों गांव के भीतर पहुंचे, लड़की ने कहा, गाड़ी यहीं रोक दीजिए, मैं यहां से अपने घर चली जाऊंगी। दरोगा बाबू, गांव अभी दूर है, यह तो गांव की सीमा है, तुम पैदल चलकर कितना जाओगी? चलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। मगर लड़की जिद करने लगी। उसकी जिद पर दरोगा बाबू ने सीमा पर ही गाड़ी रोकी और वो लड़की गाड़ी से उतर गई। बिना कुछ कहे वो धीरे धीरे कदमों से गांव के भीतर जाने लगी। दरोगा बाबू ने पीछे से आवाज लगाई, सुनो, अपना नाम तो बताती जाओ। वो पलट कर दरोगा बाबू को देखती है, मगर इस बार उसने घूंघट नहीं किया था। दरोगा बाबू ने उसका चेहरा देख लिया और वह हड़बड़ाते हुए अपनी जीप से उतरे और इससे पहले कि वह कुछ कह पाते वह लड़की भागने लगी। दरोगा बाबू, रुको रुको, कहां भाग रही हो? और वह भी अपनी जीप से उतरकर उसके पीछे भागने लगे। रुको, वरना गोली मार दूंगा। बड़े दिनों से हमें अंधेरे में रखा है तूने, अब और नहीं। रुक जाओ, वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। दरोगा साहब ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह लड़की और कोई नहीं बल्कि अंबा ही थी। अंबा भागती हुई सीधा अपने घर पहुंची और अचानक वहां से गायब हो गई। दरोगा बाबू जब तक वहां पहुंचे, उन्हें अंबा दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने सोचा वह घर के अंदर गई होगी और वो अंबा के घर का दरवाजा खटखटाने लगे। दरोगा साहब, दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो, कोई है अंदर? उनकी आवाज सुनकर अंबा की मां मंत्रा भीतर से किवाड़ खोलती है। मंत्रा, दरोगा बाबू, आप इतनी रात गए? दरोगा बाबू बहुत ही गुस्से में थे। वो सीधा अंबा के कमरे में पहुंचे और जब वो कमरे में दाखिल हुए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि जो अंबा अपने पैरों पर चलकर भागती हुई इस घर की तरफ आई थी, वह बुखार में लथपथ बेहोशी की हालत में अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। दरोगा बाबू को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और यह सब हो क्या रहा है। जो मुझे शहर के रास्ते पर मिली, वह बेहोशी की हालत में बिस्तर पर लेटी है। उन्होंने उस समय तो अंबा से कुछ नहीं पूछा और सुबह होते ही उन्होंने सरपंचों को बुलावा भिजवाया। सरपंच साहब, लाला और गांव के बहुत से लोग वहां पहुंच गए। दरोगा बाबू ने सरपंच को पूरी बात बताई और उनसे यह सवाल किया, आपने मुझे बताया था कि अंबा 2 बहनें थीं और एक की मौत हो गई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि उसकी मौत कैसे हुई थी, या फिर उसके मरने की बस कहानी सुनाई गई है? क्योंकि मैं जो कल रात देख कर आया हूं, उससे तो यही साबित होता है कि अंबा की दूसरी बहन अभी जिंदा है, जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा। सरपंच साहब को दरोगा बाबू की बातों पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, दरोगा साहब, क्या आपने सच में अंबा की दूसरी बहन चंपा को देखा? क्योंकि जब अंबा की दूसरी बहन की मौत हुई थी तो मैं वहीं था। मैंने खुद अपने हाथों से उसका दाह संस्कार किया था। अंबा के माँ बाप तो अपने होश गंवा बैठे थे। वो इतने सदमे में चले गए थे कि अपनी बेटी का दाह संस्कार भी ना कर पाए। और रंगा बहुत छोटा था, मैंने रंगा के हाथों से संस्कार करवाया। दरोगा बाबू, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? सरपंच साहब, मैंने अपनी आंखों से अंबा की दूसरी बहन को देखा है। वो मुझे कल रात। तभी अचानक वो कहते कहते शांत हो जाते हैं। शायद दरोगा बाबू को कहानी समझ में आने लगती है और अब वह बस अंबा के होश में आने का इंतजार करते हैं। तकरीबन 3-4 घंटों के बाद
अम्बा बिस्तर से उठकर बैठती है। दरोगा बाबू उसके करीब जाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम्हारी दूसरी बहन की मौत कैसे हुई? अचानक अम्बा ने यह सवाल सुना और उसके हाथ पैर कांपने लगे। घबराहट के मारे उसे पसीना आने लगा। उसे ऐसे बर्ताव करता देख दरोगा बाबू समझ गए थे कि अम्बा को अपनी बहन की मौत के बारे में जरूर कुछ मालूम है। रंगा वहीं पास में बैठा सब कुछ सुन रहा था, मगर वह एक शब्द नहीं बोल रहा था। दरोगा बाबू ने अम्बा से बहुत ही सख्ती से पूछा, मगर अम्बा बिल्कुल भी जवाब नहीं दे रही थी। काफी देर होने के बाद रंगा से बर्दाश्त नहीं हुआ और वह झुंझलाते हुए बोल पड़ा, सब अम्बा की करनी है। जो किया है सब इसने ही किया है। यह सारे फसाद की जड़ है। सबकी नजरें रंगा पर पड़ी। सरपंच साहब ने रंगा से कहा, यह तो हम जानते ही हैं कि हमारे गांव वालों को इसने ही मारा है, लेकिन क्यों, यह तो यही बता सकती है। रंगा ने फिर सरपंच साहब से कहा, नहीं सरपंच साहब, इसने गांव वालों को नहीं मारा। सरपंच साहब यह सुनकर रंगा से पूछते हैं, लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो? सारे सबूत तो अम्बा के खिलाफ हैं। दरोगा बाबू ने खुद अम्बा को रंगे हाथों पकड़ा है। रंगा, नहीं सरपंच साहब, इसने नहीं, अम्बा ने गांव वालों को मारा है। सभी हैरत में पड़ गए। दरोगा साहब, मगर अम्बा तो ये है। तुम किस अम्बा की बात कर रहे हो रंगा? रंगा ने अम्बा की ओर देखा। उसकी आंखों में उसके प्रति बहुत गुस्सा दिखाई दे रहा था। उसने झुंझलाते हुए कहा, हाँ, मैं जो भी कह रहा हूं वो सब होश में कह रहा हूं। उसने फिर सभी को बताया। रंगा ने कहा कि जब बापू अस्पताल में भर्ती थे और अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने मुझे अपने करीब बुलाया और मेरे कान में जो बात कही वो ये थी कि उन्होंने बताया कि गांव वालों की वजह से मैंने खुद को घर में बंद करके रखा था और मैं अपने कमरे में बैठा हुआ था। अचानक घर की लाइट चली गई और पूरे घर में अंधेरा हो गया। जब मैंने उठकर मोमबत्ती जलाई तो सामने अम्बा खड़ी थी। मैं हैरत में पड़ गया और सोचा कि घर का दरवाजा तो अंदर से बंद है, तो अम्बा घर में आई कैसे? लेकिन इससे बड़ा सवाल ये था कि कई दिनों से गायब अम्बा अचानक इतनी रात गए घर पर कैसे? मगर मैं कुछ भी पूछ पाता, इससे पहले ही अम्बा बिना कुछ बोले अपने कमरे के भीतर चली गई। उसे भीतर जाते देख मैं भी उसके पीछे पीछे चला गया। मैंने जाकर देखा तो अम्बा बिस्तर पर बैठी अपनी और अपनी बहन की फोटो देख रही थी। ये देखकर मैंने कहा, क्या बात है अम्बा, अपनी बहन की आज बहुत याद आ रही है तुझे। गांव वाले तुझे चाहे जो भी कहें, मगर मैं जानता हूं कि तूने कुछ नहीं किया है। तूने गांव वालों को नहीं मारा। तू तो मेरी प्यारी अम्बा है ना। इतने में अम्बा पीछे मुड़कर मेरी ओर देखती है। जैसे ही मेरी नजर अम्बा पर पड़ती है, मैं घबराकर अपने कदम पीछे कर लेता हूं, क्योंकि अम्बा का चेहरा पूरी तरह जला हुआ था और बहुत ही डरावना लग रहा था। मैं चौंक कर बोला, तुम कौन हो? तुम मेरी अम्बा नहीं हो सकती। कौन हो तुम? अम्बा? इतनी जल्दी अपनी बड़ी बेटी को भूल गया तू बापू? अपनी अम्बा को भूल गया? बापू, ये क्या बकवास कर रही है तू? मेरी अम्बा तो ऐसी नहीं है। मेरी 2 ही बेटियां थीं, एक मर चुकी है। मैंने इतना कहा ही था कि मेरी नजर अम्बा के पैरों पर पड़ी। वो तकरीबन 1 फीट ऊपर हवा में झूल रही थी। मैं डर गया और चिल्ला उठा, आ। मैं दरवाजे की तरफ भागा, मगर दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं समझ चुका था कि ये कोई माया है। बापू, कौन हो तुम? यहां क्या लेने आई हो? अम्बा, अपना हक बापू। बिल्कुल, बिना बोल्ड के सही किया गया टेक्स्ट नीचे दिया गया है। बापू का कैसा हक? अम्बा, तुम्हारी बेटी ने मुझे, अपनी बड़ी बहन अम्बा को मौत के घाट उतार दिया और खुद अम्बा बनकर घर में बैठी है। मुझे मेरा अधिकार चाहिए बापू, मुझे मेरा हक चाहिए, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, सबको मार दूंगी। ये सुनकर तो बापू के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। वो बिल्कुल मौन एक ही जगह पर खड़े होकर अम्बा की बातें सुन रहे थे। अचानक अम्बा ने बापू पर हमला कर दिया। उसने बापू को गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और खुद विशाल रूप ले लिया। बापू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो भागे, मगर घर के चारों तरफ के दरवाजे बंद हो चुके थे। बापू के मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। वो बेसुध होकर चुपचाप खड़े रह गए। कुछ देर बाद, बापू, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा।
जो आपके साथ रह रही है वह आपकी छोटी बेटी चंपा है, जिसने मुझे बेरहमी से मार डाला। आपकी अम्बा को मार डाला बापू। इतना कहकर वह अचानक ही गायब हो जाती है और घर में आग लग जाती है। बापू कुछ सोच समझ पाते उससे पहले ही पूरे घर ने आग पकड़ ली और बापू भी उसमें बुरी तरह जल गए। उन्हें ये तो समझ में आ गया था कि चंपा ने ही अम्बा को मारा है और इस राज को छुपा कर रखा, मगर क्यों, ये जाने बिना ही वो दुनिया से चले गए। इतनी कहानी सुनने के बाद चंपा जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है, मैंने ही मारा है अम्बा को, मैंने ही उसे उतारा है मौत के घाट। दरोगा बाबू, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों मारा अपनी बहन अम्बा को? चंपा, क्योंकि वो हर चीज मुझसे छीन लेती थी। सब उसे ज्यादा प्यार करते थे। माँ, बापू, भाई, गांव के सभी लोग भी उसे बहुत चाहते थे। उसके आगे मुझे तो कोई कुछ समझता ही नहीं था। मेरी हर चीज उसे दे दी जाती थी। बड़ी होने के नाते उसे सभी बहुत प्यार करते थे। सारी चीजें उसे मिलती थीं और उसके छोड़े हुए कपड़े, उसके खिलौने, उसकी चीजें, सब कुछ पुराना होने के बाद मुझे दे दी जाती थीं। मेरे नसीब में तो जैसे उसके रहते कोई खुशी ही नहीं लिखी थी और आखिरकार उसने मेरा प्यार भी मुझसे छीन लिया। मैं भूरा से बहुत प्यार करती थी। भूरा मुझे बहुत पसंद था, मगर भूरा को अम्बा पसंद थी। जब ये बात मुझे पता चली, मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने सोचा कि बचपन से लेकर आज तक अम्बा ने मुझसे हर चीज छीन ली। मेरा प्यार भी मुझसे छीन लिया उसने। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई। और उस रात गणगौर के मेले में हम सब तैयार होकर मेला घूमने की तैयारी कर रहे थे। अम्बा ने मुझे अपनी पेटी से पुराना लहंगा निकाल कर दिया। अम्बा, यह ले चंपा, आज तू मेरा यह लहंगा पहन। मैंने इसे सिर्फ एक ही बार पहना है, बिल्कुल नया है, तुझ पर बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। नीचे आपकी कहानी को व्याकरण, विराम चिन्हों और प्रवाह के अनुसार सुधारा गया है, बिना बोल्ड के। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। गणगौर का मेला साल में एक बार ही आता है और इसमें पूरा गांव नए नए कपड़े पहनता है, तरह तरह के पकवान बनाकर खाता है, घूमता है, मस्ती करता है। लेकिन इसमें भी माँ बापू ने मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाए और इस अम्बा का मुझे पुराना कपड़ा पहनना पड़ा। जैसे तैसे हम तैयार हुए और वहां से मेले में चले आए। मेले में भूरा भी आया हुआ था। भूरा ने अम्बा को बहुत सारी चीजें दिलाईं। उसके साथ घूमना, बर्फ के गोले खाना और तो और उसे चूड़ियां भी दिलाईं, उसे पायल दिलाई, उसे बहुत सारी चीजें दिलवाईं। भूरा तो मेरी तरफ देखता भी नहीं था। मुझे इस बात का बहुत दुख था। आखिर क्या कमी थी मुझ में? हम दोनों एक ही शक्ल के थे। आखिर उसने अम्बा को क्यों चुना, मुझे क्यों नहीं? इस बात का मलाल मुझे बहुत हो रहा था। मेरी नींद हराम हो गई थी। मैंने ठान लिया कि ये रात अम्बा की आखिरी रात होगी। रात के तकरीबन 11:30 पर जब हम घर आए तो अम्बा, चंपा चल, हम कुएं के पास थोड़ी देर बैठते हैं। देख, आज रात का चांद कितना सुंदर लग रहा है, सोने का मन ही नहीं हो रहा, चल ना। फिर हम दोनों कुएं के पास बैठकर बातें करने लगे। अम्बा मुझे भूरा के दिए हुए तोहफे दिखाने लगी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इसी बात पर मेरी अम्बा से बहस हो गई। तू ये सब मुझे क्यों दिखा रही है? चंपा ने गुस्से में कहा। अम्बा, तू क्यों ऐसे बोलती है? क्यों बुरा लग रहा है तुझे? चंपा, भूरा को तू क्यों पसंद है? मैं भी तो तेरे जैसी ही हूं, मगर तुझे ही भूरा क्यों चाहता है? अम्बा, ये तू क्या कह रही है चंपा? चंपा, हाँ, क्यों ना बोलूं, मैं भी करती हूं भूरा से प्यार, लेकिन वो तुझसे ही क्यों प्यार करता है? इस पर हमारी बहस हो गई और हाथापाई में अम्बा को मैंने कुएं में ढकेल दिया। लेकिन इसके बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ। पछताने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं रहा। मैं बहुत घबरा गई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यही मौका है चंपा से अम्बा बनने का। सारी खुशियां मुझे मिल सकती हैं। मैंने जल्दी जल्दी अपना सामान वहां से उठाया और जाकर अम्बा के कपड़े पहन लिए। फिर भागती हुई माँ बापू के पास गई और उनसे कहा कि चंपा गलती से कुएं में गिर गई और उसकी मौत हो गई। सभी ने यही सोचा कि चंपा की मौत कुएं में गिरने से हुई। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ। मैंने भी सब कुछ भुला दिया। तब से अम्बा बनकर आज तक जी रही थी। लेकिन इस बार गणगौर की पूजा में अम्बा को मैंने देखा, तब मेरे होश उड़ गए। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी। तब से मैं डरी
और सहमी हुई सी हूं। ये सारी बात सुनकर सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। दरोगा साहब ने चंपा को गिरफ्तार कर लिया और उसे आजीवन जेल की सजा सुनाई गई। अंबा की आत्मा को शांति मिली। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सबने चैनल को इतना प्यार दिया, इसके लिए आपका आभार। हमारी दूसरी हॉरर चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे सपोर्ट करना मत भूलना। इस कहानी पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और बताएं कि आपको किसका रोल सबसे अच्छा लगा। और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको किस प्रकार की कहानियां पसंद हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी पसंदीदा कहानियां लेकर आएं। ऐसी ही रोमांचक कहानियां लेकर मैं जल्द ही आपसे फिर मिलूंगा। तो दोस्तों, मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए ताकि अगली कहानियों की जानकारी आपको मिलती रहे। आप सबका दिल से धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।